यूसुफ भाई आपका माइक डिसेबल हुआ है, मेरे ख्याल में म्यूट हुआ है। जी हम लाइव जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड जूम एज वेल। अपने सेशन का हम आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी तिलावत में करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं। आज का जो सेशन है हाउ टू थ्राइव एंड कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट ड्यूरिंग पेंडेमिक टॉपिक है हमारा। और माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे मोहम्मद वजीउद्दीन उमैर साहब। और वजी भाई का मैं मुख्तसरन तारुफ करवाऊँ। ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर हैं, एग्जेक्टिव कोच हैं और NLP के मास्टर लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एक इदारा है इनका प्रोडक्टिव स्पिरिट, उसके CEO एंड फाउंडर हैं। वजी भाई, आपको हम वेलकम करते हैं चेज़अप यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर। और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला। ओवर टू वजी भाई। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर यूसुफ भाई कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने की और अपना मैसेज लोगों से शेयर करने की, और सबका शुक्रिया जो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ जूम पे भी और फेसबुक पे। मैं जो है क्विकली अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकायदा स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। तो आप मेरा स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दें यूसुफ भाई। जी स्क्रीन शेयर कर लें अब आप वजी भाई। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, तो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? स्लाइड जो मैंने शेयर की है। जी वजी भाई, स्क्रीन नज़र आ रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज के सेशन का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू थ्राइव एंड कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में, इस तरह की दीगर चैलेंजिंग सूरत हाल में हम किस तरह जो है वो अपने आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है लाइफ गुजार सकते हैं, और ऐसी ऐसी सूरत हाल का हम अच्छे तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो आज हम क्विकली इस 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि इसको डिस्कस करें, इसको रैप अप करें। सो आगे बढ़ने से पहले क्विकली मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं फॉर दोज हु डोंट नो मी। जैसा यूसुफ भाई शर्मा बता रहे थे कि आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर, लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर एंड इंस्ट्रक्टर। हिप्नोसिस के थ्रू वी हेल्प पीपल इंप्रूव देयर बिहेवियर्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और कॉर्पोरेट प्लानिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर चुका हूँ 10-11 साल मुख्तलिफ पाकिस्तान में, UAE में, सऊदी अरब में मुख्तलिफ कंपनीज के साथ to help them improve their business and set their long-term vision, strategy, etc. मुख्तलिफ बिजनेसेस किए हैं और करंटली जैसे यूसुफ भाई बता रहे थे कि प्रोडक्टिव स्पिरिट के नाम से मैं एक इदारा रन कर रहा हूँ जिसका मकसद है ट्रेनिंग, कोचिंग और कंसल्टिंग के थ्रू अफराद की ज़िंदगी और इदारों की ज़िंदगी को ज़्यादा बामकसद और बेहतर बनाना, ताकि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं यानी कि एज एन इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या सोसाइटी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको ओवरकम करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकें, बेहतर नेशन हम आगे बढ़ सकें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अबाउट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट हमें किस तरह रखना है। सो उसके ऊपर बात करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि भाई माइंडसेट ज़रूरी क्यों है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो बात की बात में आती है ना, पहले तो हम ये समझ लें कि माइंडसेट का किरदार होता क्या है और इसके ऊपर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बात माइंडसेट की कर रहा हूँ, ये आम बीच में कहाँ से आ गया और ये मैं आपको आम की तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन कि आम आपको क्यों नज़र आ रहे हैं। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने घर के बागीचे में आम का पेड़ उगाऊँ, ठीक है, दिस इज़ माय ऑब्जेक्टिव कि मैं अपने घर के गार्डन में, बागीचे में जो है मैं आम का पेड़ उगाऊँ, लेकिन मैं जो बीज डाल दूँ वो जो है वो सेब के डाल दूँ, तो क्या आपके ख्याल में आम का पेड़ उग पाएगा? क्या आम का पेड़ उग पाएगा? प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स जो लोग नहीं, फेसबुक बिल्कुल पे नहीं देख रहे होगा। हैं। नहीं उग पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा बीज होता है वैसे ही दरख्त होता है, ठीक है, वैसे ही फल होते हैं, ठीक है, जैसा बीज डलेगा वैसे ही फल होंगे, वैसे ही दरख्त उगेगा। तो जब तक मैं बीज तब्दील ना करूं, जब तक मैं सेब की जगह आम का जो बीज है उसकी गुठली डाल के उसको उसके ऊपर मेहनत ना करूं, तो जो है आम का पेड़ नहीं उगेगा, ठीक है ना।
तो सिमिलरली हम लाइफ में जो भी हम रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम लाइफ में अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, बेसिकली वो रिफ्लेक्शन होता है हमारे बीच का, ठीक है, हमारे बीच का। और हमारा बीच क्या होता है? हमारा जो बीच होता है बेसिकली वो होता है हमारा माइंडसेट, ठीक है, हमारा माइंडसेट। जैसे हमारी सोचने का अंदाज होगा, जैसे हमारा माइंडसेट होगा, जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम होगा, हम वैसे ही लाइफ में रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ठीक है। कहा जाता है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज़ें रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है आपका इनर स्टेट ऑफ माइंड का। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे तजुर्बात हैं, हमारे जो नताइज हमें जो मिल रहे हैं वो बदले, हम लाइफ में आगे बढ़ सकें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है हम बात कहाँ से स्टार्ट करें? माइंडसेट से स्टार्ट करें, ठीक है। सो इसलिए माइंडसेट को समझना और फिर उसको पॉजिटिव रखना, ये दोनों बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस भी करना चाहिए, इनको समझना भी चाहिए, और इंशाल्लाह यही हम आज के सेशन में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और जो चीज़ मैं जिस टॉपिक से शुरू करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रूज क्रिएट करूँ, ठीक है, मैं अच्छे नताइज हासिल कर सकूँ, या जो मैं चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ चाहे वो पेंडेमिक की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, उनको ओवरकम करके लाइफ में आगे बढ़ सकूँ, तो अमूमन जो है उसके मुख्तलिफ उसके तरीक़ेकार होते हैं, उसके मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। लेकिन 3 जो कॉम्पोनेंट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 जो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स हैं वो मैं चाहूँगा कि आपसे डिस्कस करूँ, और उनका फिर बताऊँ कि उनमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, किस पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। सो उसको बताने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि मुझे वज़न कम करना है, किसी को भी वज़न कम करना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट कम्स टू आवर माइंड? जैसे मुझे वज़न कम करना है, सो व्हाट डू यू थिंक? जो लोग जूम पे हैं या फेसबुक पे हैं, दोनों जो है वो चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, कमेंट शेयर कर सकते हैं, और अतीब और यूसुफ और दीगर लोग, कि अगर मुझे लेट्स से वज़न कम करना है, ठीक है, तो उमूमन लोग क्या करते हैं? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, कम टू देयर माइंड, फर्स्ट थिंग दैट दे डू, व्हाट डू यू थिंक? हम अपने खानों को चेंज करते हैं, इसके अलावा ठीक है, हम वर्जिश करना शुरू करते हैं, ठीक है, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अपनी रूटीन यानी रूटीन में भी जो है तब्दीली लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली जब भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं ना, जब वी आर ट्राइंग टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, अमूमन जो हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है ना, वो चीज़ वो होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। जैसे यूसुफ भाई ने बताया स्ट्रैटेजी कि हाउ टू डू दैट, मैं किस तरह करूँ, ठीक है। मुझे वज़न कम करना है तो अच्छा जी मैं वज़न कम कर सकता हूँ, कम खा के मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। या बाज़ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो वो इवन सर्जरीज भी करवाते हैं, और मुख्तलिफ और ऑप्शन होते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग दैट यूजुअली कम्स इन अवर माइंड व्हेन वी वांट टू अचीव समथिंग, वो होती है स्ट्रेटजी या हाउ टू डू इट, ठीक है। और इसी पे हमारा अक्सर फोकस होता है और यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। बट इवन दो कि हमारा फोकस इसी पे जाता है पहले, दिस इज यूजुअली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बात है कि स्ट्रैटेजी के बगैर चीज़ें कैसे अचीव होती हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजी होनी नहीं चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि खाली स्ट्रैटेजी बनाने से, स्ट्रैटेजी पे फोकस करने से आपके नताइज जो है वो हल नहीं होंगे। और उसकी जो आसान एग्जाम्पल वो ये वेट लॉस की है, कि क्या हम में से नहीं पता, क्या हमें नहीं पता लोगों को कि ये वजन किस तरह से कम किया जाता है? जो भी लोग ओवरवेट हैं, क्या उनको नहीं पता कि वजन किस तरह से कम किया जाता है? तो आई एम क्वाइट श्योर कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा दुनिया में जिसको वजन कम करना चाहता है उसको ये नहीं पता कि वजन कैसे कम किया जाता है। हम सबको पता है कि अगर वजन कम करना है तो उसके लिए जी हमें खाने को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है जी, अपना रूटीन सही करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, राइट। वी नीड टू मेक सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस। लेकिन ये चीज़ हमें पता होती है ना, ये स्ट्रेटजी में पता होता है, हाउ इज वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है। लेकिन क्या उसके बावजूद लोग वजन कम कर पाते हैं? क्या उसके बावजूद लोग वजन कम कर पाते हैं? ठीक है। सो अगर आप गौर करेंगे तो यू विल रियलाइज के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इवन दो दे नो वेरी वेल अबाउट द स्ट्रेटजी दे नीड टू चेंज लूज वेट, बट स्टिल दे आर अनेबल टू। और उसका क्या रीजन होता है? उसका जो रीजन होता है, उसमें से एक मेन रीजन ये हो सकता है कि हर इंसान की एक स्टोरी होती है, ठीक है। हम अपने आप को एक स्टोरी हमारी अपनी क्रिएट हमने की हुई होती है, जो अपने आप को भी सुनाते हैं, हम दूसरों से भी शेयर करते हैं। और वो जो बेसिकली स्टोरी होती है दैट डिटरमिन्स काफ़ी हद तक द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। तो कहते हैं हम कि द क्वालिटी ऑफ योर स्टोरी डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो आपकी क्या स्टोरी है? हर बंदे की कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी स्टोरी ये है कि जी मैं वज़न कम करना चाह रहा हूँ, और जी मुझे पता है कि जी खाना कंट्रोल करना पड़ेगा, वर्जिश कम करनी पड़ेगी, लेकिन जो स्टोरी मैं अपने आप को सुना रहा हूँ वो ये सुना रहा हूँ कि यार देखो मैंने पिछली बार भी कोशिश की थी, मैं नहीं कर पाया था, ठीक है, एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है, और यार देखो जब भी कोई मजे की चीज़ आती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो इफ दैट्स माई स्टोरी, तो फिर मेरे लिए जो है वो वजन कम करना मुश्किल हो जाएगा। और इवन दो आई नो द स्ट्रेटजी,
ठीक है, इवन दो आई नो द स्ट्रेटजी, उसके बावजूद भी अगर मेरी इस तरह की स्टोरी होगी तो मैं इस पर सही से अमल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो स्टोरी से क्या मुराद है यहाँ पे कि एक हमारा सेट ऑफ बिलीफ्स होता है, एक हमारा बिलीफ सिस्टम है, एक वो जो हम अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं, अपने आप को बार बार दोहराते रहते हैं, तो बार बार हम सोचते रहते हैं, और वो चीज़ बार बार सोच के हमें लगने लगता है कि यही रियलिटी, यही हमारी जिंदगी, हम ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर तो वो जो आपकी स्टोरी जो अपने आपको सुना रहे हैं उसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, तो फिर तो जो है आपको लाइफ में अच्छे नतीजे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उस स्टोरी के साथ कुछ मसले मसाइल हैं तो फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत से प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर स्टोरी ये है कि जी मैं तो कर ही नहीं पाता, मैंने पिछली बार भी ट्राई किया था, मैं फेल हो गया था चंद दिन करके, और जो है मैं तो खानों को रेजिस्ट नहीं कर पाता, एक्सरसाइज तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो ऐसी स्टोरी होगी तो आप वजन नहीं कम कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी ये स्टोरी हो कि जी मैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने पहली बार नहीं की थी, लेकिन हर चीज़ बंदा सीखता है बार से, आई विल लर्न एंड इंशाल्लाह इस बार मैं कर पाऊंगा, तो फिर आपका जो तरीकेकार होगा, आपका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सही है, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, ये हमारी स्टोरी है, इट्स वेरी 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 क्रिटिकल। ठीक है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान यूजुअली फॉरन चले जाता है कहाँ पे, स्ट्रेटजी की तरफ चले जाता है, ये मुझे किस तरह वजन कम करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें देखने की जरूरत है, मैं वेट लॉस की सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन इट अप्लाइज टू एवरीथिंग इन योर लाइफ, योर रिलेशनशिप, योर करियर। ठीक है, एवरीथिंग हर चीज़ पे अप्लाई होती है, चीज़ के आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप क्या स्टोरी अपने आपको सुना रहे हैं। ठीक है, और जब बात की बिलीफ की, ठीक है, तो बिलीफ जो हमारे होते हैं बेसिकली मुख्तलिफ तरह के होते हैं, हमारे अपने बारे में कुछ बिलीफ्स होते हैं, हमारे लोगों के बारे में बिलीफ्स होते हैं, हमारी जगहों के बारे में बिलीफ्स होते हैं। बिलीफ क्या चीज़ होती है, क्विकली फॉर दोज हु डोंट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिलीफ कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सर्टेन हो कि ये चीज़ सही है। ठीक है, एनीथिंग दैट वी बिलीव इज ट्रू, हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, उसे हम बिलीव कह रहे हैं। ठीक है, सो जितने भी हमारे बिलीफ हैं, प्लीज इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि बिलीफ दे ईदर क्रिएट और दे ईदर डिस्ट्रॉय। ठीक है, जैसे भी हमारे बिलीफ हैं वो या तो कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है, या वो किसी चीज़ को तबाह करते हैं, किसी चीज़ को जो है वो कम करते चले जाते हैं। अब जैसा आपका बिलीफ होगा उसी तरह से आपको नताइज मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा बिलीफ ये है कि जी ये दुनिया मेरी दुश्मन है और ये दुनिया तो चाहती नहीं है मैं आगे बढ़ूँ, इफ दैट माई बिलीफ, तो फिर मेरी ज़िंदगी से क्या चीज़ खत्म होना शुरू हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी से क्या चीज़ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, मेरे अंदर से जो विलिंगनेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी आगे बढ़ने की। ठीक है, हो सकता है मेरी मोटिवेशन डिस्ट्रॉय हो जाए इस वजह से। ठीक है, सो और मेरे अंदर क्या चीज़ बढ़ना शुरू हो जाए, क्या चीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाए, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, नेगेटिविटी। राइट, सो मैं क्योंकि ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से, कोचिंग भी करता हूँ और काफ़ी लोगों से सामना पड़ता है, और नज़र ये आता है कि बहुत से लोगों को जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अल्लाह ताला उनको बहुत सारा पोटेंशियल दिया है, उस पोटेंशियल को यूज़ करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बात कहाँ पे आके अटक जाती है कि उनके कुछ इस तरह के बिलीव्स होते हैं जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ ही मेरी जो है वो ट्रेनिंग चल रही थी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, तो उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर किया। उन्होंने कहा कि जी बेसिकली मैं लाइफ में जो भी सोचती हूँ ना, जो भी चाहती हूँ करना, वो कर नहीं पाती। ठीक है, अब और से सुना मैं क्या कह रहा हूँ। उन स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा कि मैं लाइफ में जो भी करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाती, या मैं जो भी सोचती हूँ मैं नहीं कर पाती। ठीक है, सो अब थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट पे गौर करें। आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है, क्या ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली सही है, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि आप ये कह रही हैं कि आप लाइफ में जो भी सोचती हैं कि मैं हो जाए वो नहीं हो पाता, तो मिसाल के तौर पर अगर आप चाहती हैं कि मैं पानी पी लूँ तो आप पानी नहीं पी पाती? तो कहने लगी नहीं, मैं तो पानी पी लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा, अगर आप चाहती हैं कि जी मैं बाहर घूमने फिरने जाऊँ या मैं वॉक करूँ, चलूँ, तो क्या आप चल नहीं पाती? कह रही नहीं, मैं तो चल पाती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि जी मैं खाना खा लूँ, तो आप जब हाथ बुलाती हैं तो फिर हाथ आगे नहीं बढ़ता, खाना नहीं खा पाती? कह रही नहीं, मैं तो खाना खा पाती हूँ। मैंने कहा अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं जो चाहती हूँ वो नहीं कर पाती, जो मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं हो पाता, तो अभी तो आपने 3 एग्जाम्पल तो मुझे यहीं खड़े खड़े बता दी। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि हम इस तरह की जनरलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में। जनरलाइजेशन से क्या मुराद है कि हम मिसाल के तौर पे हमने जो है वो कोशिश की एक बार बिजनेस करने की, नहीं चल पाया। ठीक है, कुछ और करने की कोशिश की, नहीं चल पाया, नहीं हो पाया जिस तरह हम चाह रहे थे। तो हम क्या करते हैं कि बजाय ये कहने के अच्छा जी मैंने 2 अटेम्प्ट्स की थी, इसमें मुझे मतलूबा नतायज नहीं मिल सके, हम क्या कहते हैं कि जी मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है, सिर्फ इन 2 इवेंट्स की बेस पे मैंने क्या किया, एक ओपिनियन क्रिएट कर लिया, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट पास कर दी, एक जनरलाइजेशन क्रिएट कर दी कि जी मेरे लिए तो लाइफ में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। अब मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ कि जो चाहते हैं कि अपना बिजनेस करें, एक बार बिजनेस करते हैं उनको नहीं सेट हो पाता। ठीक है, और क्या करते हैं, डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं, यार बिजनेस तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से जब मेरा आमना सामना होता है और मैं उनसे पूछता हूँ यार मतलब आपने कितने बार बिजनेस करने की ट्राई की थी,
तो वो कहते हैं कि जी बिज़नेस तो मैंने एक ही बार किया था जी, मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगाई थी लेकिन नहीं हो पाया, तो इससे मुझे समझ में आया कि जी बिज़नेस तो मेरे बस की बात नहीं, आइंदा मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ये बताएँ कि आप जो है वो आपने साइकिल चलाना सीखी थी? उन्होंने कहा हाँ जी, साइकिल तो मैंने चलाना सीखी थी। मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताएँ कि साइकिल आपने जब चलाई थी तो आपने पहली बार में बड़ी ज़बरदस्त चला ली होगी? उन्होंने कहा नहीं यार, पहली बार में कैसे ज़बरदस्त चला सकता हूँ, ज़ाहिर है मैं कई बार गिरा, चोटें खाई, मैंने कोई 10-12 बार प्रैक्टिस की, फिर जाके मुझे ऐसा समझ में आई और फिर वक़्त के साथ-साथ मुझे जो है साइकिल चलाना बेहतर समझ में आई, ठीक है? और ये मामला गाड़ी का भी था। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताएँ कि आपके ख़्याल में क्या चलाना ज़्यादा आसान है? बिज़नेस चलाना या साइकिल चलाना? उन्होंने सोच के जवाब दिया कि जी साइकिल चलाना ज़्यादा आसान है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे फिर आप एक बात ये बताएँ कि अगर साइकिल चलाना ज़्यादा आसान है और आप कह रहे हैं कि जी साइकिल चलाने में आपको 10 बार चोटें खाई फिर जाके आपने सीखा। तो जब साइकिल पहली बार में सही नहीं चल पाई, तो बिज़नेस पहली बार में कैसे सही चल पाएगा? ठीक है? अब होने को चल भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत से लोग होते हैं जो पहली बार में अच्छा कर पाते हैं। लेकिन यूजुअली जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो क्या होता है इट टेक्स टाइम, आप वक़्त के साथ-साथ सीखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, आपको नताइज मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। यू लर्न फ्रॉम दोज़ एक्सपीरियंसेस एंड देन यू ट्राई अगेन। इश्यू कहाँ आता है कि जब हम कुछ लाइफ में करने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं हो पाता हमसे, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, तो बजाय इसके कि हम उसको एज एन इवेंट ट्रीट करें, हम क्या समझते हैं, कहते हैं कि नहीं यार ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता इससे। और फिर क्या होता है कि मैंने बिजनेस की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बिजनेस नहीं कर पाते लाइफ में आगे, और इस तरह अगर किसी और चीज़ से उन्होंने अटैम्प्ट किया तो उस चीज़ से अपनी जान उससे बचने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं करते, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी श्रिंक होता है और जो है दीगर मसाइल उनको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैं कह रहा हूँ कि जी कि स्टोरी या ये हमारे बिलीफ सिस्टम का किस तरह कितना डीप इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे, और जैसे हमारे बिलीफ्स होंगे वैसी हमारी लाइफ होगी। तो फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें कि एक फैमिली है, ठीक है, एक छोटी सी फैमिली है, मियाँ बीवी है, उनका 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। और उस फैमिली में जो है मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त झगड़ा होता रहता है, ठीक है, हर वक्त झगड़ा होता रहता है पैसों को लेके, ठीक है। अब पैसों को लेके झगड़ा होते रहता है, तो हो सकता है जो बच्चा छोटा सा देख रहा हो, 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, वो चीज़ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो हो सकता है उसके लाशऊर में ये एक बिलीव बन जाए कि या तो उसके अंदर ये बिलीव बनेगा कि जी पैसा फसाद की जड़ है, ठीक है, पैसा फसाद की जड़ है, क्योंकि पैसे की वजह से मेरे माँ बाप के दरमियान आपस में इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं और हर वक्त इसी वजह से लड़ते रहते हैं, तो यकीनन जो है पैसे में कोई ना कोई खराबी है, ठीक है। और ऑन दी अदर एंड उसके अंदर ये भी बिलीव डेवलप हो सकता है कि जी पैसा ही सब कुछ है, देखो अगर पैसा होगा तो हमारे लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। दोनों तरह के एक्सट्रीम जो है उसके ओपिनियन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, चाहे वो जूम पे हों या वो फेसबुक पे देख रहे हो, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस बच्चे का ये बिलीफ होगा कि पैसा फसाद की जड़ है मिसाल के तौर पे, और इस बिलीफ को लेके वो आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो जब वो एज एन एडल्ट लाइफ में परफॉर्म करेगा, तो आपके ख्याल में क्या वो पैसा कमाने की कोशिश करेगा या उसकी ख्वाहिश होगी पैसा कमाने की, या उसको अवॉइड करेगा? प्लीज रिस्पॉन्ड चैट बॉक्स में, थ्रू माइक, वट एवर वे यू फील परफेक्ट। वजी भाई, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी। मेरे ख्याल में तो वो पैसा फिर भी कमाएगा, क्योंकि पैसा एक बहुत जो है ना वो इब्तिदाई जरूरत है। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्ला। और कोई अपना रिस्पॉन्स? मुझे यहाँ पे खैर फेसबुक की तो कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, आई डोंट नो, बट अगर कोई हो तो शेयर कर दीजिएगा। लेकिन देखें, आपको ऐसे, जैसे अदीब ने कहा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी का ये बिलीफ हो कि जी पैसा फसाद की जड़ है, उसके बावजूद भी वो पैसा मजबूरन कमाना पड़े, ठीक है। बट अगर वो मजबूरन कमा भी रहे तो फिर वो शौक से नहीं कमा रहा होगा, ठीक है। यू विल फाइंड मैनी पीपल जो पैसा कमाने की सही से कोशिश ही नहीं करते, उनकी प्रायोरिटी नहीं होती पैसा, ठीक है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, कमा सकते हैं, दे हैव द पोटेंशियल, बट नहीं कमाते। तो उसकी रीज़न, वन ऑफ द रीज़न ये हो सकती है कि उनके अंदर दिमाग में यह डर बैठा हुआ हो कि जी अगर पैसा फसाद की जड़ है, तो क्या कोई लाइफ में चाहता है कि उसकी लाइफ में फसाद हो, ठीक है। तो हमें से कोई नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में फसाद हो। तो फिर हो सकता है क्या करे, वो पैसे को अवॉइड करे, ठीक है, वो पैसे को अवॉइड करे, सही है। इसी तरह लोगों के और बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके मुकाबले में उसका ये बिलीव बन गया कि जी पैसा जो है वो पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसा होने से देखो लाइफ में झगड़े नहीं होंगे, तो फिर यू विल फाइंड पीपल के उनके इस तरह के बिलीव्स होते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि हमसे उनकी प्रायोरिटी जो पैसा ही बन जाता है, वो फिर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, उनको सही गलत हलाल हराम कोई फिक्र नहीं होती, पैसा 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 पैसा।
क्यों, उस बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न होती है? यकीनन उनके माइंडसेट में कुछ इस तरह के बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम में ऐसे बिलीफ्स होते हैं जिसकी वजह से वो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं और पैसे के पीछे ही भाग रहे होते हैं। ठीक है, सो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको कुछ आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि हमारे बिलीफ्स का, जो हमारी स्टोरीज हैं जो अपने आप को सुनाते हैं, उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। और मज़े की बात ये है कि जो हमारे बिलीफ्स होते हैं ये हमारे अक्सर लाशऊर में होते हैं और हमें शऊरी तौर पे उनका आइडिया नहीं होता, वो बिलीफ्स हमारे, ठीक है, वो लाशऊर में होते हैं, हम चीज़ें कर रहे होते हैं, शऊरी तौर पे हमें उसकी आगाही नहीं होती, लेकिन वो लाशऊर में इस तरह के बिलीफ्स इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए अक्सर जो है जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे होते, पैसे को वैल्यू नहीं दे पा रहे होते, तो उनके साथ हम सेशंस करते हैं, जब 1-to-1 सेशंस या ट्रेनिंग में जब उनसे डिस्कशन होती है, तो पता ये चलता है कि जिसको पैसा कमाने में मुश्किल हो रही है उसके अंदर उस तरह के कुछ बिलीव्स हैं पैसे को लेके। कोई समझता है कि पैसा आने से जो है किसी का ईमान खत्म हो जाता है, लोग दीन से दूर चले जाते हैं। ठीक है, अब एक बंदा जिसका जो है वो दीन उसके लिए इंपॉर्टेंट है मिसाल के तौर पे, और उसका अगर ये बिलीफ है कि जी पैसा आने से दीन से इंसान दूर चले जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो पैसा ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं करेगा, पैसे भागेगा, या अगर उसके पास पैसा आ भी जाएगा तो क्या करेगा, किसी न किसी तरह से खर्च कर देगा। ठीक है, तो उसको हम समझा सकते हैं कि भाई देखो, पैसा आने से इंसान दीन से दूर नहीं होता, जरूरी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर थे, उनके दीनदार भी है। पैसा आने से इंसान जो है दीन से दूर नहीं होता, बस ये होता है कि इंसान जो है वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, पहले उसको मौका नहीं मिल रहा था उल्टी चीजें करने का, उसका पैसा आ गया तो करना शुरू हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। एनीवे, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरह बिलीफ का जो है वो अमल दखल होता है, किस तरह जो है वो बिलीफ हमारी लाइफ का एक मेजर जो है उनका रोल होता है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं जो हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि खाली स्ट्रैटेजी बना लेने से भी आपका मसला हल नहीं होता, बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ साथ जो स्टोरी अपने आप को सुना रहे हैं, जो जो बिलीफ आपके अंदर है, जो जो वो भी साथ में जो है सपोर्टिंग हो। तो बिलीफ को अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो बिलीफ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट कर लें अपने पास। ठीक है, बिलीफ को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो बिलीफ हैं जिन्हें हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। ठीक है, एक वो बिलीफ हैं जिन्हें हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ से क्या मुराद है, वो बिलीफ आपके वो बिलीफ जो आपको लिमिट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने से। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई है कि जी इसने एक बार बिजनेस किया और नहीं कर पाया, उसने कहा मैं तो हुई फेलियर, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। ठीक है, या पैसा फसाद की जड़ है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे बिलीफ, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। ठीक है, सो इस तरह के जितने भी बिलीफ्स अगर आपके हैं, इन्हें हम लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं, क्योंकि ये लाइफ को लिमिट कर रहे होते हैं। इसके बरक्स दूसरे बिलीफ्स होते हैं, वो होते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स। एम्पावरिंग बिलीफ से क्या मुराद है, जैसे नाम से जाहिर है कि वो बिलीफ जो आपको एम्पावर करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ जी, मिसाल के तौर पे हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये कोशिश की थी, इससे नतीजा नहीं मिला, लेकिन इससे मैं सीखा भी तो हूँ, अब जो मैं सीख के करूंगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो एम्पावरिंग बिलीफ है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, जो आपके लिमिटिंग बिलीफ है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठे इस सेशन के बाद, जब भी आपको मौका मिले, जब रिलैक्स होकर, तो देखें कि मेरे दिमाग में मैंने इस तरह के बिलीफ तो नहीं पाले हुए उल्टे सीधे। ठीक है, जैसा शुरू में एग्जाम्पल दी कि मैं तो जो चाहता हूँ हो ही नहीं पाता। ठीक है, दिस अ वेरी रॉन्ग जनरलाइजेशन। ठीक है, या बस मेरे बिजनेस करना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ठीक है, या मैं तो लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं बहुत यंग हूँ, मैं कैसे कुछ अचीव कर सकता हूँ। अब बाद लोगों को ये टेंशन होती है। एक ट्रेनर अपनी कहानी सुना रहा था, उनको टेंशन क्या थी कि यार मैं तो इतना यंग हूँ, लोग मेरी बात कैसे सुनेंगे। अब उसने इस चीज से फोकस किया हुआ था, उसको समझाया कि यार देखो यंग होने की क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, यंग होने की क्या एडवांटेजेस है, तो यार यंग होने के बड़े एडवांटेजेस हैं। यू आर मोर क्यूरियस टू लर्न, यू हैव एनर्जी। ठीक है, तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, जो ज्यादा एजेड बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभार माइंडसेट शिफ्ट करने से, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने से आपकी लाइफ में जो है मेजर इंप्रूवमेंट आ सकती है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करेंगे, जब भी आप फारिग हों, सुकून से किसी टाइम पे बैठें और अपने बारे में पूरा आप एक पेज पे लिखें कि मेरे अपने बारे में क्या ख्याल है, मैं किस तरह अपने आप को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और फिर कैटेगराइज करें कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने से लिमिट करेगी, जिसमें मैं आपको डाउट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं डाउट कर रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ है, तो फौरन उससे अपनी जान छुड़ाएं। उसका तरीका ये कि आप इसको चैलेंज करें, जैसे होता है ना डेविल्स एडवोकेट बन के उसको चैलेंज करें कि इसके बिलीफ बाकी सही है क्या, इसमें और पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने बिजनेस करने की कोशिश की थी, 2 बार फेल हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता। और कितने बिजनेसमैन है जिन्होंने 8 बिजनेस फेल होने के बाद 9वां बिजनेस का सक्सेसफुल हुआ। अक्सर बिजनेसमैन के साथ ये स्टोरी होती है। तो आप क्या करें, इसको चैलेंज करें, उससे जितना जल्दी जान छुड़ाए उतनी जल्दी जो है वो आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एनीवे, तो बात मैंने स्टार्ट की थी स्ट्रैटेजी से। मैंने कहा स्ट्रैटेजी बनाने से खाली आपका काम नहीं होता, बल्कि साथ साथ आपकी जो स्टोरी है वो भी पावरफुल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सब एम्पावरिंग होनी चाहिए। लेकिन खाली स्टोरी से भी काम नहीं चलता। ठीक है, आपने मिसाल के तौर की स्ट्रैटेजी भी बड़ी बेहतरीन है, आपकी जो स्टोरी भी आपकी बड़ी सपोर्टिव है, बड़ी एम्पावरिंग है, बेहतरीन है, लेकिन उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो मैं पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि आपकी जो स्टेट है, आपकी जो स्टेट है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अगर आप
बेहतरीन स्टोरी अपनी हो लेकिन और आपकी स्ट्रेटजी भी बड़ी बेहतरीन हो, लेकिन आपकी जो स्टेट है फिजिकली मेंटली इमोशनली यू फील डाउन डिप्रेस एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, लो इन एनर्जी डाउन डिप्रेस, तो क्या आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे? क्या आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे? यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द कमेंट्स, वुड यू बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव? भजी भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने गोल तक पहुंचना। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। और अक्सर औकात हमें पता होता है हमें क्या करना है, हम क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम वी फील वेरी सैड समटाइम्स, वी फील लो इन एनर्जी, तो उस वक्त क्या होता है कि फिर जो है मुश्किल हो जाता है हमें वो करना जो हम करना चाह रहे हैं। तो दैट्स वाई वन ऑफ द मोस्ट आप कह लें कि प्रीशियस इंपॉर्टेंट स्किल जो आप सीख सकते हैं वो ये है कि किस तरह आपने जो है वो अपने आप को पीक स्टेट में रखना है। ठीक है, किस तरह अपने आप को अपने पीक स्टेट में रखना है, यानी कि फिजिकली इमोशनली और मेंटली आप किस तरह अपने आप को एक अच्छी स्टेट में रख के काम आगे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में मैं आपको उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट दिखाऊंगा कि किस तरह अपने आप को फिजिकली मेंटली इमोशनली आप पॉजिटिव स्टेट में रख सकते हैं, पीक स्टेट में रख सकते हैं, ताकि आप ब्रेक थ्रूज क्रिएट कर सकें और जो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं वो कर सकें। सो आई एम होपफुल कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो बात काफ़ी तक समझ में आ चुकी होगी, इवन दो कि ऐसा टॉपिक है जिस पे हम घंटों और दिनों बात कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्विकली उसकी एक समरी प्रेजेंट करूँ क्योंकि वेरी लिमिटेड टाइम है। अच्छा जी, तो ये जो स्टेट के वाले से मैंने आपकी बात की, इसी को मैं एक और तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और वो ये है कि हम लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं दैट्स अ रिजल्ट, राइट। हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, हम हमारा जो है वो मिसाल के तौर पे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, हमारी वेल्थ अच्छी हो जाए, या फिर मिसाल के तौर हम जन्नत का हसूल चाहते हैं, ये सारे क्या हैं, रिजल्ट्स। अच्छा, जब भी हम कोई रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? व्हाट्स द रिक्वायरमेंट फॉर दैट? इफ आई वांट टू अचीव एनी रिजल्ट, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे रिजल्ट किस चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं? व्हाट डू आई नीड टू डू व्हेन आई वांट टू अचीव समथिंग? कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ बिहेवियर करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली वो डिपेंड करते हैं हमारे बिहेवियर पे, कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसे हमारे रिजल्ट्स होंगे। हमारा अगर बिहेवियर पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हमारा बिहेवियर जो नेगेटिव होगा हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो सवाल ये है कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमारे नताइज का जो ताल्लुक होता है वो होता है हमारे बिहेवियर से, लेकिन हमारा बिहेवियर का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? हमारा बिहेवियर किस चीज़ पर रिलाई करता है? ठीक है, तो बिहेवियर हमारा मल्टीपल चीज़ों पर रिलाई करता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इज आवर स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कह लें, उसे इमोशनल स्टेट कह लें, मूड कह लें आसान अल्फाज में, कि जैसा हमारा स्टेट ऑफ माइंड होगा, जिस स्टेट में हम होंगे उसी तरह का हमारा बिहेवियर होगा, और जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसे हमारे रिजल्ट्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन में एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? इज एंग्री, इमोशनली इज फीलिंग एंग्री मिसाल के तौर पे। तो अगर वो एंग्री है तो यकीनन उसका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा और हिसाब से उसको नताइज मिलेंगे। और उसी सिचुएशन में वही बंदा हो और उसका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट हो, ठीक है, वो पुरसुकून हो, रिलैक्स्ड हो, तो यकीनन जो है उसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसके नताइज जो है वो डिफरेंट होंगे, राइट। सो पॉजिटिव बिहेवियर लीड्स टू पॉजिटिव स्टेट लीड्स टू पॉजिटिव बिहेवियर दैट लीड्स टू पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड नेगेटिव स्टेट लीड्स टू नेगेटिव बिहेवियर दैट लीड्स टू नेगेटिव रिजल्ट्स। दैट्स वाई अगर हम चाहते हैं कि हम लाइफ में वो रिजल्ट्स अचीव करना चाहें जो हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ना सिर्फ अपने बिहेवियर पे फोकस करें बल्कि बिहेवियर के साथ साथ जो हमारा स्टेट है, ठीक है, फिजिकली मेंटली इमोशनली अपने आप को एक अच्छी पीक स्टेट में रखें ताकि जो है हम अच्छा काम कर सकें। ठीक है, मैं ऐसे बहुत से लोगों के जानता हूँ जिनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, दे नो हाउ टू डू थिंग्स, बट द थिंग इज कि वो उनका जो स्टेट है वो इतना अच्छा नहीं होता, वो जो ना एनर्जी में उनका एनर्जी कभी डाउन फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक है, तो और वो कर नहीं पाते जो वो करना चाह रहे हैं। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को मास्टर करें कि स्टेट ऑफ माइंड को अपने किस तरह से काबू रखना है, अपनी इमोशनल स्टेट को अपने किस तरह से काबू में रखना है। अगर ये स्किल हमने मास्टर कर ली तो यकीन करें कि लाइफ में आपको बड़े से बड़ा चैलेंज भी जो है वो बड़ी आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? प्लीज से समथिंग यस और नो सो दैट आई नो कि आपको मेरी बात यू आर पिकिंग थिंग्स। जी जी भाई, जी काफी जी हद तक क्लियर है। ठीक है, बेहतरीन। सो क्विकली आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे स्टेट ऑफ माइंड को अगर हम काबू करना चाह रहे हैं, उसको मास्टर करना चाह रहे हैं, तो स्टेट ऑफ माइंड को हमें क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? ठीक है, मैं किन चीज़ों पे फोकस करूँ जिससे मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बेहतर हो जाए। सो हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है बेसिकली उसको चार चीज़ें मेनली जो है वो
अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। नंबर वन है हमारी फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी से मुराद है कि हमारी बॉडी किस तरह की है, और थोड़ी देर में आपको मजीद डिटेल में मैं आपको जाके एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी फिजियोलॉजी का गहरा ताल्लुक है हमारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ। तो दूसरी चीज़ हमारी स्टेट ऑफ माइंड को, हमारे इमोशनल स्टेट को इम्पैक्ट करती है, वो है हम सिचुएशंस को, इवेंट्स को क्या मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है, क्या मीनिंग दे रहे हैं, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी एक गहरा ताल्लुक है हमारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ। इंशाल्लाह उस पर भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। यही तरह जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे उसी हिसाब से हमारा स्टेट ऑफ माइंड डेवलप हो रहा होगा। और जो चौथी चीज़ है वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि हमारी कुछ रूहानी भी नीड्स हैं, उनका भी गहरा ताल्लुक है हमारे स्टेट ऑफ माइंड के साथ, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हमारी फिजियोलॉजी हमारे स्टेट ऑफ माइंड को इम्पैक्ट कर सकती है एंड इट वर्क्स द अदर वे अराउंड एज वेल, यानी कि हमारी स्टेट फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट कर सकती है, हमारी फिजियोलॉजी स्टेट को चेंज कर सकती है, ठीक है। इस तरह इंसान अगर बुरे स्टेट में है, नेगेटिव स्टेट में है, तो वो गलत चीज़ों पर फोकस कर रहा होगा, वो चीज़ों को गलत मीनिंग दे रहा होगा, ठीक है। वो रूहानी तौर पे जो चीज़ें करनी है शायद वो ना कर पाए। तो इन चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट ईच वन ऑफ देम। इन चारों चीज़ों को क्विकली देखते हैं और उसके ऊपर फिर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, आपको बताऊंगा किस तरह इनको यूज़ करके आप अपने आप को एक बेहतर अच्छी इमोशनल स्टेट में रख सकते हैं, ठीक है। सो द नंबर वन थिंग इज जो हम यहाँ पे डिस्कस करें, दैट इज फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि फिजियोलॉजी का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है हमारी इमोशनल स्टेट के साथ, ठीक है, जिस तरह हम इमोशनली फील कर रहे हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड किस तरह से। और बाय फिजियोलॉजी मेरा मतलब है कि हमारा बॉडी पोस्चर, ठीक है। यहाँ पे हमारा मुराद क्या है कि बॉडी पोस्चर में किस तरह से बैठा हूँ, मैं किस तरह से सांस ले रहा हूँ, मेरी मसल मूवमेंट क्या है, मेरे जेस्चर्स किस तरह के हैं, इस सब का ताल्लुक, इसको हम कह रहे हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। तो हमारी जो फिजियोलॉजी है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ, ठीक है। यानी कि अगर इंसान डिप्रेस्ड होता है, अगर वो डिप्रेस्ड का स्टेट ऑफ माइंड है, तो वो जो है वो बिल्कुल अलग तरह से बैठा होगा। आप देखेंगे उमूमन जब मैं अपनी ट्रेनिंग होती है लाइव, तो मैं लोगों से बोलता हूँ कि जी आप मुझे बताएं कि डिप्रेस्ड बंदा कैसे बैठता है। तो फौरन लोग क्या करते हैं कि फौरन जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो शोल्डर झुका लेंगे, सर नीचे कर लेंगे, राइट, और एक उनका डिफरेंट पोस्चर फौरन अडॉप्ट कर लेंगे, सही है। इसी तरह जब बंदा एक्साइटेड होता है, खुश होता है, उसकी एक डिफरेंट फिजियोलॉजी होती है, राइट। सो लेट्स क्विकली डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपने मेरे साथ साथ करना है। आपने करना क्या है कि आपने अपनी आंखों से थोड़ा सा ऊपर, आई लेवल अबव ऊपर देखना है, और आपने क्या करना है कि अपनी बेस्ट स्माइल देखनी, बेस्ट स्माइल देनी है, ठीक है। आंखों से ऊपर देखते रहे, अपनी बेस्ट स्माइल दें, और आपने अपनी बेस्ट स्माइल इस तरह से देनी कि आपकी बत्ती सी नजर आनी चाहिए, ठीक है। सो ऊपर देखते रहे और अपनी बेस्ट स्माइल दें, और स्माइल वाला जो आपको ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को रखे रहे, स्माइल को रखे रहे, एंड देन ट्राई टू बी सैड एंड नोटिस व्हाट हैपेंस इंस्टेड, ठीक है। ट्राई टू बी सैड एंड नोटिस व्हाट हैपेंस इंस्टेड। अपने आपकी स्माइल नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब स्माइल आपकी वैसी रहे, आपकी आंखें भी ऊपर रहे, स्माइल आपकी फुल रहे, एक्सप्रेशन कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए जरा सा भी। एंड देन ट्राई टू बी सैड एंड नोटिस व्हाट हैपेंस इंस्टेड। टाइप इन द चैट बॉक्स, शेयर इन द कमेंट्स, व्हाट हैपेंस। आई लेवल से ऊपर देखें, स्माइल अपनी मेंटेन रखें, ठीक है। सो जैसे अतीब कह रहे हैं कि इट बिकम हार्ड, ठीक है, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। इसे हमें क्या पता चलता है, इससे दो बातें पता चलती है। पहली बात हमें ये पता चलती है कि हमारी, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी फिजियोलॉजी का गहरा ताल्लुक है हमारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ। तो अगर मैंने खुशी की फिजियोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, अगर मैं स्माइलिंग कर रहा हूँ और पावर पोस्चर मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, तो फिर मेरे लिए खुश रहना आसान रह जाएगा, एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहना आसान हो जाएगा। और इसके बरस अगर मैं बिल्कुल डाउन और डिप्रेस्ड हूँ, नीचे देख रहा हूँ और बिल्कुल जैसा डिप्रेस बंदा बैठता है वैसे ही बैठ जाऊँ, तो ज़ाहिर है फिर मैं डिप्रेशन की स्टेट में जाना शुरू हो जाऊँगा। और इसके ऊपर पूरी जो है रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, आप चाहें तो उस पर जाके सर्च भी कर लीजिएगा। एक बहुत ही फेमस टेड टॉक है बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, जिसमें ये बात बताते हैं कि जी अगर मिसाल के तौर पर मैं आगे, वैसे भी मैं नॉर्मल हूँ, मेरा मूड बिल्कुल सही है, नो इश्यूज विद मी, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर अपना सर झुका लूँ, और जिस तरह डिप्रेस बंदा बैठता है ना, बिल्कुल 2 मिनट के लिए अगर मैं वैसे बैठना शुरू कर दूँ, तो मेरा जो ब्लड केमिस्ट्री है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, और मेरे अंदर से जो है वो स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल, इस तरह की चीज़ें रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, और मैं 2 मिनट में वाकई में डिप्रेस फील करना शुरू हो जाऊँगा, ठीक है। और इसके बरक्स अगर जो है मैं पावर पोस्चर अडॉप्ट कर लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल विक्ट्री का साइन है, ठीक है, जैसे आप खुश होते हैं आप कैसे होते हैं, आप किस तरह, आपके बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, अगर उसको आप मेंटेन कर लें,
तो आप खुश ना भी हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुशी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें आपस में नथी हुई हैं। ठीक है, जो हमारी फिजियोलॉजी और हमारा स्टेट ऑफ माइंड है ये आपस में नथी हुई है, ठीक है, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें इस एक्सरसाइज से पता चलती है वो ये पता चलती है कि अगर हमने एक फिजियोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हमने खुशी की फिजियोलॉजी अडॉप्ट किया, मैं स्माइल कर रहा हूँ और ऊपर देख रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो फिर मेरे लिए दूसरी उसी सेम उस पोजीशन को रखते हुए उस वक्त मेरे लिए उदास होना मुश्किल हो जाता है, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पता है क्या चलता है कि जब भी आपको लगे कि यू आर लो इन एनर्जी, या आपको लगे कि जी मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, डाउन फील कर रहा हूँ, अगर उस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाए, तो वन थिंग यू कैन डू इमीडिएटली इज व्हाट, फौरन आपने क्या करना है, अपनी फिजियोलॉजी को क्विकली चेंज करें। फौरन नोट करें कि मैंने फिजियोलॉजी ऐसी तरह अडॉप्ट नहीं की हुई जो नेगेटिव फिजियोलॉजी हो, फौरन उसको चेंज करें, थोड़ा उठे, थोड़ा चले फिरें, एक्सरसाइज करें, जंप करें। आप 10 बार जंप करें, यू विल सी कि आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ हमें अपने दीन में भी मिलती है। जैसे आपने ये हदीस सुनी होगी गालिबन कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गुस्से में हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। आई एम श्योर कि आपने ज़्यादातर ने या सबने हदीस सुनी होगी। ठीक है, तो अगर हम गुस्से में हैं और खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, तो इसमें क्या चीज़ तब्दील हो रही है? इसमें क्या हमारी सोच तब्दील हो रही है? क्या तब्दील हो रहा है? तो अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो मेन चीज़ तब्दील हो रही है वो क्या तब्दील हो रही है? वो हमारी फिजियोलॉजी तब्दील हो रही है। ठीक है, सो वन थिंग दैट यू कैन डू टू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड इमीडिएटली विद इन अ फ्यू सेकंड्स, फिर अगर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि हम एनएलपी में काम खुद भी करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी करवाते हैं, सो वी लर्न कि हाउ टू क्विकली चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। अभी आप 1 मिनट में आप डाउन है, नेक्स्ट मिनट यू आर अप और आप फुल ऑफ एनर्जी है। तो इस चीज़ को आप जरूर प्रैक्टिस करें, इसको मास्टर करें। सो एक तो चीज़ ये है आपकी फिजियोलॉजी जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को इम्पैक्ट करती है। दूसरी चीज़ क्या है, वो है लैंग्वेज एंड मीनिंग। लैंग्वेज एंड मीनिंग, और लैंग्वेज एंड मीनिंग से क्या मुराद है कि जो हमारा दिमाग है वो डिफरेंट सिचुएशंस को और लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिफरेंट मीनिंग्स दे रहा होता है, और उन पर तरह तरह के लेबल्स लगा रहा होता है। ठीक है, कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये वाक़या गंदा है, ये वाक़या अच्छा है। ठीक है, और सिचुएशंस को हम डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को फर्दर समझाने से पहले लेट मी आस्क यू वन थिंग। आपको इस वक्त स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? ठीक है, इस वक्त आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, मैंने क्या लिखा है या क्या बनाया? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द कमेंट्स सो दैट आई नो व्हाट डू एक यू गोल थिंक। दायरा। ठीक है, सो अतीब कह रहे हैं मैंने गोल दायरा बनाया। व्हाट अबाउट अदर पीपल? आपके ख्याल में और क्या हो सकता है ये? ठीक है, यूसुफ कह रहे हैं 0। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई इस दायरे को देख के कहे ये उन्होंने कहा एक गोल दायरा है, सर्कल है। ठीक है, यूसुफ कह रहे हैं 0 है, हो सकता है इसको कोई ओ पढ़े। ठीक है, असल में चीज़ें क्या है? असल में चीज़ क्या है? असल में एक ये लाइन है जो मैंने खास तरह से ड्रॉ की है, बट हो क्या रहा है कि जैसे इस लाइन को आपने देखा, फौरन आपके दिमाग ने क्या किया, कुछ मीनिंग्स क्रिएट की, फौरन उसको लेबल किया, ये दायरा है। ठीक है, ये दायरा है, ये 0 है, या ये लेटर ओ है। ठीक है, तो इसी तरह क्या हो रहा है कि हम लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, उनको एक खास मीनिंग दे रहे होते हैं, उनको फौरन लेबल दे रहे होते हैं। ठीक है, और जिस तरह की हम मीनिंग देते हैं, ठीक है, जिस तरह की हम मीनिंग देते हैं किसी भी सिचुएशन को, या जिस तरह का हम लेबल उस पर लगवा देते हैं सिचुएशन पे, उसी तरह से क्या होता है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड डेवलप हो रही होती है। ठीक है, so we give meaning to different situations and life experiences and put different labels on them, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम मीनिंग देंगे वैसे हमारा इमोशनल स्टेट डेवलप होगा। अब जैसे क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम कोविड को यहाँ पे आजकल चल रहा है मामला, और जो है लॉकडाउन है और मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, तो अब इस सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन है, अब इसमें जो है वो लोग तरह तरह से डिफरेंट मीनिंग दे सकते हैं, उस पर डिफरेंट लेबल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 2 एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल ये है कि हो सकता है कि जैसे कोई बंदा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हम सब ने भी लॉकडाउन एक्सपीरियंस किया, शुरू में ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, थोड़ा सा उसमें नरमी एक तरह से, तो हो सकता है कि किसी ने उसको ये मीनिंग दी हो कि जी कोरोना की वजह से मैं घर में कैद हो गया हूँ। ठीक है, कोरोना की वजह से मैं घर में कैद हो गया हूँ। तो अगर किसी ने ये मीनिंग दी है, तो आपके ख्याल में क्या वो अच्छा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा? उसकी इमोशनल स्टेट कैसी होगी? विल ही फील गुड और विल ही फील नेगेटिव? उसकी इमोशनल स्टेट पॉजिटिव नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक? टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, और इसके बरक्स अगर वो कहते हैं कि जी कोरोना की वजह से मैं फैमिली से करीब हो गया हूँ, ठीक है, कोरोना की वजह से मैं फैमिली से करीब हो गया हूँ, तो आपके ख्याल में अब उसका जो इमोशनल स्टेट है वो वैसी होगा जैसे कैद के वक्त था, जब वो यानी ये सूरत है कि मैं कैद हूँ, या उसका इमोशनल स्टेट डिफरेंट होगा? ठीक है, तो यू वुड एग्री कि इन दोनों जुमलों में, इन दोनों बिलीफ्स में, इन दोनों स्टेटमेंट में
इनके नतीजे में जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड बनेगा वो बिल्कुल अपोजिट बनेगा। अगर मैं समझ रहा हूँ कि जी कोरोना की वजह से मैं कैद हो गया हूँ और मैं तो घर में बंद होकर रह गया हूँ, तो देयर हाई चांसेस कि जो है मैं नेगेटिव फील करना शुरू कर दूँ। इसके वजह से अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि जी कोरोना की वजह से मैं फैमिली से करीब हो गया हूँ, मैं कब से चाह रहा था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मौका नहीं मिल पाता था, कभी ऑफिस के काम, कभी ये कभी वो। अब तो इतना अच्छा टाइम है फैमिली के साथ, आई कैन प्ले विद देम, आई कैन स्पेंड टाइम विद देम, आई कैन वॉच यूजफुल डॉक्यूमेंट्रीज विद देम, राइट। मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ एंड सो ऑन। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट डेवलप हो रहा होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जी हो सकता है बाद लोग कहेंगे कि कोरोना की वजह से सारे काम रुक गए, हो सकता है बाद लोग सिचुएशन को ये मीनिंग दें, इस तरह से इंटरप्रेट करें, राइट। और बाद लोग ये भी कह सकते हैं कि जी कोरोना की वजह से अब मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो पहले मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। कोरोना की वजह से अब मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो मैं पहले चाह के भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सो अगेन ये सोचने के बिल्कुल दो अलग अंदाज हैं। आप जो अंदाज भी पिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो इमोशनल स्टेट है उसी हिसाब से क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी फिजियोलॉजी को भी हम पॉजिटिव रखें, साथ साथ हम ये देखें कि मैं सिचुएशन को जिसमें मैं हूँ उसको मैं क्या मीनिंग दे रहा हूँ, मैं उस पर क्या लेबल लगा रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि जी कोरोना आने से तबाही फैल गई है, अगर मैंने ये लेबल लगा दिया उस पर, तो यकीनन आई विल फील बैड अबाउट इट, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट लेबल लगा रहा हूँ, उसको डिफरेंट तरह से इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो आई विल हैव अ डिफरेंट इमोशनल स्टेट। तो अगर आप में से कोई ऐसा हो या आपके जानने वालों में से कोई ऐसा बंदा हो जो इस सिचुएशन में स्ट्रेस फील कर रहा है, परेशान फील कर रहा है, तो देयर हाई चांसेस कि उसने क्या किया है कि सिचुएशन को इस तरह से इंटरप्रेट किया, उसको इस तरह से मीनिंग दी है जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर इस तरह की जो नेगेटिव स्टेट्स हैं वो डेवलप हो रही है। जो दूसरी चीज़ जिसमें मैं फोकस करना चाहूँगा वो ये है जो हमारी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए लैंग्वेज के बारे में एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लें कि द लैंग्वेज वी यूज क्रिएट्स मीनिंग, ठीक है, एंड मीनिंग क्रिएट इमोशंस। जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से मीनिंग क्रिएट करते हैं उस सिचुएशन के हवाले से, ठीक है। और जैसी मीनिंग होगी वैसे इमोशन होंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। So be very careful about the language you are using, whether you are doing self talk, जो अपने आप से बात कर रहे हो, इंसान कम्युनिकेशन दोनों तरह की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो आप भले से अपने आप से बात कर रहे हो, किसी और के साथ बात कर रहे हो, इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें कि आप लैंग्वेज किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप चीज़ों को किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। The words we use to describe our experience become our experience। इस चीज़ पे प्लीज फोकस करें। The words we use to describe our experience become our experience। जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए, वो अल्फाज ही हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, सारी चीज़ें हुई, हो सकता है एक बंदा क्या, अबे यार तबाही फैल गई है यार, हर जगह तबाही फैल गई है, दुनिया तबाह हो गई है, ठीक है। तो अगर बंदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा कि उसको फिर ये लगेगा कि जी तबाही तबाही हर जगह पे, और उसकी इमोशनल जो उसका स्टेट है उसी हिसाब से डेवलप हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको लेबल उसने इस तरह का लगा दिया, अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किया उसने। उसके बरस अगर कोई ये बंदा ये कहे कि जी ये तो बड़ी यूनिक सिचुएशन आ गई, जैसे मैंने आज तक कभी किसी ने लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की, तो उसका जो रवैया है वो उस हवाले से डिफरेंट होगा। तो हमारी हर इंसान की एक इमोशनल विकैबुलरी होती है, ठीक है, हर इंसान की एक इमोशनल विकैबुलरी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत खुश होते हैं या जब स्ट्रेस में होते हैं, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, तो उसको जरूर नोट करें, क्योंकि द वर्ड्स वी यूज सेट द इंटेंसिटी ऑफ आवर इमोशंस, ठीक है, द वर्ड्स वी यूज सेट द इंटेंसिटी ऑफ आवर इमोशंस। तो कभी कभार आपके साथ हो सकता है कि आप जो है वो दोस्त के साथ जा रहे हो और दोस्तों के साथ लेट्स से पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है, और आप पिकनिक पे गए, और पिकनिक पे जब आप गए तो लेट्स से रास्ते में कोई मसला हो गया, लेट्स से रात लेट हो गए और अब जो है वापसी में जो है वो जो जिस बस में आप आ रहे थे वो ख़राब हो गई, ठीक है। सो नाउ मिसाल के तौर पे आप 3-4 दोस्त साथ हों, तो यू विल नोटिस कि ऐसे सिचुएशन में लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसी सिचुएशन में एक आपका दोस्त कह रहा हो कि अबे यार ये तो काम फंस गया यार, तबाही फैल गई यार, बस खराब हो गई, कैसे घर पहुंचेंगे, रात का वक्त है यार, ठीक है। अब वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, होता आप इस सिचुएशन में कह रहे हो कि अबे यार क्या क्या मसला खड़ा हो गया यार, इस मसले को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो आप अलग परेशान है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका एक और दोस्त बैठा हुआ है, वो ऐसे ही बैठा हुआ है, उसको इतनी परेशानी बगैर नजर नहीं आ रही, तो आप उनसे पूछेंगे भाई क्या हो गया यार, तुम्हें परेशानी नजर नहीं आ रही, तुम्हें पता नहीं है हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, ठीक है। हो सकता है वो ये कहे कि यार हाँ अंडरस्टैंड यार, इट्स अ चैलेंज लेकिन वी विल ओवरकम इट, ठीक है।
तो अब एक दोस्त वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तबाही का, एक इस्तेमाल कर रहा है प्रॉब्लम, एक कह रहा है कि इट्स अ चैलेंज वी कैन ओवरकम। तो तीनों के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, इसीलिए तीनों की जो है वो जो इमोशनल स्टेट है वो भी डिफरेंट है। तो जैसे आप सिचुएशन को, अगेन आई एम समराइजिंग इट, कि जैसे आप किसी भी सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं, मीनिंग उसकी डिफाइन करते हैं, और जैसे उस पर लेबल्स लगाते हैं, वैसे ही आपके एक्सपीरियंसेस जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव रखें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लैंग्वेज और मीनिंग पे खास फोकस रखें, स्पेशली आपकी जो हैबिचुअल वोकैबुलरी है उसमें इस तरह के अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना कि जी जो बहुत ही हाईली इंटेंसिव हो, स्पेशली नेगेटिव, तो प्लीज़ उनका जो इस्तेमाल है वो अवॉइड करें, और बेहतर है कि आप उससे जो लेस इंटेंसिव वर्ड है, जो बेहतर वर्ड है, उनका इंतखाब करें। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। परसेप्शन इस प्रोजेक्शन से क्या मुराद है? आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर होता है, और वो जो प्रोजेक्टर होता है वो किसी स्क्रीन पे अपनी स्लाइड शो कर रहा होता है, राइट? सो क्या वो जो स्लाइड स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है वो वहां पे होता है, या प्रोजेक्टर से निकल के वहां पे जा रहा होता है? ठीक है। सो यू वुड एग्री कि जी वो वहां पे नहीं होता स्क्रीन पे, बेसिकली प्रोजेक्टर कहीं से डाटा लेके वहां पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, राइट? सिमिलरली हम जितने भी इंसान हैं वो क्या करते हैं कि हमारे दिमागों में कुछ ख्यालात होते हैं, हमारी कुछ परसेप्शंस होती हैं, उनको हम क्या करते हैं कि डिफरेंट एक्सटर्नल वर्ल्ड पे, डिफरेंट हालात पे, लोगों पे, सिचुएशंस पे हम क्या कर रहे होते हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि वो चीज़ असल में वहाँ है, हालांकि वो वहाँ पे नहीं होती, वो कहाँ पे होती है? हमारे दिमागों में होती है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड आ गया, पैंडमिक आ गया, और मैं कहूँ कि जी बस अब तो ये दुनिया ख़त्म हो गई है, और ये तो दुनिया का बस आखिर चल रहा है, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर मेरी ये परसेप्शन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस परसेप्शन को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पूरी सिचुएशन पे। अब जरूरी नहीं कि सिचुएशन ऐसी हो, जरूरी नहीं है कि सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जितनी मैंने सोची भी है, लेकिन मैं क्या करूंगा, क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी परसेप्शन मैंने बना ली है और वो सिचुएशन पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और मैं क्योंकि सिचुएशन पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पूरी सिचुएशन वैसी नजर आ रही है। ठीक है। तो इसमें पता क्या चलता है कि इस पॉइंट से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि रियलिटी हो सकता है कुछ और हो, रियलिटी हो सकता है कुछ और हो, लेकिन रियलिटी के बारे में हमारा जो परसेप्शन है वो डिफरेंट हो सकता है। सही है। रियलिटी कुछ और हो सकती है, लेकिन रियलिटी के बारे में जो हमारा परसेप्शन है, परसेप्शन से क्या मुराद है? हमारा देखने का नजरिया, हमारा देखने का तरीका। ठीक है। वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं कि अपने परसेप्शन को ही रियलिटी समझ बैठते हैं, और अगर उस परसेप्शन में कोई खराबी हो तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी इमोशनल स्टेट भी जो है वो खराब हो जाती है। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि व्हेन वी चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स, थिंग्स चेंज। व्हेन वी चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स, थिंग्स चेंज, यानी कि जब हम जो है वो चीज़ों को देखने का नज़रिया अपना तब्दील कर देते हैं तो वो चीज़ें भी बदल जाती हैं, हमें डिफरेंट तरह से नज़र आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो है, अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे खड़े हुए हों और आप देख रहे हैं कि जी वहाँ पे लाइन लगी हुई है, और अचानक एक बंदा भागते हुए आता है और लाइन तोड़ के सबसे आगे जाके जो है वो अपना एक पानी की बोतल लेके चले जाता है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में यूजुअली क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, राइट? आप बोलेंगे यार ये कैसा बदतमीज आदमी है, कितना बेशरम आदमी है, ने ख्याल नहीं किया, पढ़ा लिखा लग रहा था, उसके बावजूद जो है वो आके लाइन में लगा ही नहीं और सीधा लाइन तोड़ के आगे चला गया, राइट? यू मे फील बैड अबाउट इट, यू मे फील एंग्री अबाउट इट, राइट? बट थोड़ी देर बाद आपको पता चले कि यार असल में वो शख्स की जिस गाड़ी में वो आया था उसमें उसकी वालदा बैठी थी, और वालदा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, और उनको वालदा को फ़ौरन पानी चाहिए था ताकि उनकी तबीयत बहाल हो सके, इसलिए वो भाग के आया था, इस तरह लेके चला गया था। तो क्या आपको गुस्सा आएगा ही नहीं आएगा? ये आपका अब डिफरेंट हो जाएगा परसेप्शन, आपकी जो बिहेवियर है डिफरेंट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट जो लोग फेसबुक पे हैं, क्या कोई फर्क होगा अब या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? Vaji bhai, can you please repeat the question because I have some sort of distortion. जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे जो है अचानक एक बंदा आता है, लाइन तोड़ते हुए आगे जाता है सबसे, और वहाँ से पानी की बोतल खरीद के चले जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उमूमन हमको गुस्सा आता है, राइट? कि यही के बात हुई, पढ़ा लिखा दिख रहा था, उसके वजह से लाइन का एहतराम नहीं किया और जो है लाइन तोड़ के चला गया। ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको हो सकता है गुस्सा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चले कि बेसिकली वो बंदा भागते हुए इसलिए आया था कि गाड़ी में उसकी वालदा बैठी हुई थी, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, उनको फौरी पानी चाहिए था। तो जब आपको ये पता चलेगा और इस तरह से आप सिचुएशन को देखेंगे, तो अब आपको क्या गुस्सा आएगा, या आपका डिफरेंट बिहेवियर होगा, डिफरेंट फीलिंग्स होंगी?
बिल्कुल हमारा बिहेवियर जो है वो फिर जाहिर सी बात है इंक्लाइंड हो जाएगा ह्यूमैनिटी की तरफ, और हम अपने उस गुस्से को थूक देंगे। ठीक है। अब देखिए सिचुएशन वही है, सिचुएशन चेंज नहीं हुई। सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो बंदा आया, उसने लाइन तोड़ी और वो पानी लिया और चला गया। ठीक है। अब उसमें रियलिटी को लेके हमारा परसेप्शन बन सकते हैं। पहला परसेप्शन ये बना कि नहीं यार देखो कितना बदतमीज आदमी है, इसने लाइन का ख्याल नहीं किया, पढ़ा लिखा होने के बावजूद लाइन तोड़ के ले गया। ठीक है। लेकिन जब हमने डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट तरह से एनालाइज किया तो हमें पता ये चला कि यार वो तो भाई उसकी अम्मा की तबीयत खराब थी, अचानक पानी की जरूरत पड़ गई। तो अब हमें उस पर क्या होगा, रहम आएगा, तरस आएगा और हमारा जो मूड है, इमोशनल स्टेट है, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो परसेप्शन अलग होती है, रियलिटी अलग होती है, लेकिन हम अपनी परसेप्शन को ही रियलिटी समझ के हिसाब से बिहेव कर रहे होते हैं। और अक्सर औकात क्या होता है कि हमारी परसेप्शन में इशू होता है और हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों पे, हम समझ रहे होते हैं कि मसला उसके साथ है। अब बिलावज उसको हमने जाहिल भी कह दिया, पागल भी कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन बाद में हमें उस पर हो सकता है शर्मिंदगी हो, हमने क्या बात कर दी, वो तो बेचारा मजबूरी में था। ठीक है। सो ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कोई इसको देखे, किसी को लगे कि जी ये इसमें शायद किसी को खातून की सूरत नज़र आए, हो सकता है किसी को इसमें जो है कोई मौसीकी का आला बजाते हुए नजर आए। तो जिस तरह से आप सिचुएशन को देखेंगे उसी तरह से आपको नजर आएगी और उसका एक असर होगा आपके ऊपर। ठीक है। ये जो मैंने जितनी बात की, अगर मैं उसको समराइज करूं तो आपको इस स्टार्ट से आपको समझ में आ जाएगी कि हम हर वक्त किसी न किसी सिचुएशन में होते हैं, किसी इवेंट में होते हैं। ठीक है। और जिस भी हम सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, जिस भी इवेंट को हम फेस कर रहे होते हैं, उस हवाले से हमारी कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं, उसके ऊपर हम एक्शंस ले रहे होते हैं, कुछ रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, उसका दारोमदार किस पे होता है? हमारी इंटरप्रिटेशन पे होता है। ठीक है। हमारी इंटरप्रिटेशन पे होता है। तो उस सिचुएशन में अगर हमने मीनिंग पॉजिटिव दी, इंटरप्रेट उसको पॉजिटिवली किया, तो हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव होगी, हमारी इमोशनल स्टेट पॉजिटिव होगी। और अगर हमारी इमोशनल स्टेट पॉजिटिव होगी तो हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे। अगर हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, जिसके नतीजे में एक नई पॉजिटिव सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही होगी। ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे असल गेम कहाँ पे हो रही है, असल गेम कहाँ पे हो रही है, जिस पूरी चीज़ को डिटरमिन कर रही है। तो असल जो चीज़ है वो क्या है कि हम सिचुएशन को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या मीनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या लेबल लगा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे मसला ख़राब कर दिया तो फिर क्या होगा कि फिर सारी चीज़ों में आगे जाके इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल से पूरी बात समझा देता हूँ। सो ईद के चौथे पांचवें दिन मुझे जो है कुछ सिम्टम्स आना शुरू हुए। मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो बुखार हो गया, गला ख़राब हो गया। ठीक है। तो उस वक्त क्योंकि कोविड फैला हुआ था तो मैंने कहा हो सकता है मुझे भी कोविड लग गया हो, और मैंने क्या किया कि मैंने प्रिकॉशनरी तौर पे जो है वो मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, सेल्फ आइसोलेशन में कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। ठीक है। जब मेरे कुछ घर वालों को पता चला, दोस्तों यारों को पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे मुख्तलिफ जो है उन्होंने ग्रुप्स में ऐड कर दिया कोविड से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, अब मैं वो उस ग्रुप में जब मैं गया तो वहाँ पे देखा मैंने लोगों ने कमेंट डाले हुए थे कि जी और मैं कोविड डायग्नोज हो गया हूँ या मैं ट्रीट सिम्टम्स आ गए थे, और बहुत परेशान, हद से ज़्यादा परेशान हूँ। कह रहे एक बंदे ने लिखा था मैं 2 दिन से सो नहीं पाया कि मेरे सिम्टम्स आ गए हैं या पता नहीं क्या होगा। अच्छा, उसके बरक्स मैं जो हूँ मैंने अपने आप को, जब मैंने कोविड के सिम्टम्स आए, फिर मेरा टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया, तो उसके बाद मैंने अपने आप को तकरीबन 35 दिन आइसोलेशन में रखा। ठीक है। 35 दिन, 35 डेज मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा, एक कमरे में बंद। ठीक है। ना घर से बाहर, ना कमरे से ज़्यादा बाहर। ठीक है। और 35 दिन इसलिए कि मेरे कुछ सिम्टम्स, वैसे तो कहा जाता है कि 14 दिन के बाद जो है ना खत्म हो जाते हैं, सो ऑन, लेकिन मुझे क्योंकि कुछ सिम्टम्स थे तो मैंने एहतियातन जो है ज़्यादा केयर की ताकि किसी और को ना लगे। लेकिन इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने स्ट्रेस लिया, ना मुझे कोई टेंशन हुई। मैंने इसमें अपनी अपनी सिम्टम्स के साथ, ठीक है, बुखार भी था, बीमारी भी आई, कमज़ोरी भी हुई, दर्द भी हुआ, टेस्ट और स्मेल का सेंस चला गया, सो ऑन जो सिम्टम्स होते हैं उसके बावजूद जो है मैंने अपने वेबिनार्स भी किए, मैंने 2 ट्रेनिंग्स कंडक्ट की उसी दौरान, हिप्नोसिस की, NLP की। ठीक है। और ये सारी चीज़ें की। और सेम सिचुएशन में एक दूसरा बंदा है, वो परेशान बैठा हुआ है, सो नहीं पा रहा, हालांकि उसको इतने क्लियर से ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं है। तो क्या चीज़ डिफरेंट कर रही है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज क्रिएटिंग द डिफरेंस? क्या फर्क आ रहा है, क्या चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रही है मेरे बिहेवियर में और दूसरे उस बंदे के बिहेवियर में जो 2 दिन से सो नहीं पाया? ठीक है। तो अगर आप इस साइकिल को जो आपके सामने नजर आ रही है, जो चार्ट आपके सामने, इसको आप गौर करें तो इससे आपको पता चलेगा कि जो चीज़ डिफरेंशिएट कर रही है वो कर रही है मीनिंग क्या दे रहे हैं और लेबल क्या दे रहे हैं। हो तो उसने कोई इस तरह की मीनिंग दी हो कि जी अगर मुझे कोरोना हो गया तो उसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी जो है बहुत रिस्क पे होता है, मैं मर जाऊँ और मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, तो जो मेरी फैमिली का क्या होगा, ये क्या हो गया, और वो सोच सोच के 2 दिन से सो नहीं पा रहा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैंने अपने को किस तरह से पॉजिटिव रखा, मैंने सिंपली ये सोचा कि देखो वो बीमारी आई है, 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो भाई मैं मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा।
ठीक है, मर गया मिसाल के तौर पे, और अगर मैंने सारी एहतियाती तदाबीर की, सब चीज़ों का ख्याल रखा, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि जो है वो मुझे शहीद के तौर पे उठाएगा, क्योंकि हमारे बिलीफ है कि जो वबा में मरते हैं, वसल्लम की हदीस है, जो वबा से कोई मरता है तो उस पर, और उसने प्रिकॉशन किए और दूसरे इलाकों में नहीं गया, तो उस पर शहादत का चांसेस है, राइट। और अगर जिंदा रहा, ठीक है, तो जिंदा रहा तो भी नेकियां मिलती हैं, आपके गुनाह धुलते हैं, तो हर केस में विन विन सिचुएशन है ना। अगर मर गए तो शहादत, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए कि जी आपको अल्लाह ताला से मिलने का, जन्नत का टिकट मिल रहा है, ठीक है। और जिंदा रहे तो ठीक है जी, आपको गुनाह धुल गया, आपकी नाउ यू नो बेटर स्टेट। तो इस तरह से सोचते हैं तो फिर आपका जो है इमोशनल स्टेट जो है पॉजिटिव रहती है, और आपके लिए आसान हो जाता है पॉजिटिव एक्शंस लेना, पॉजिटिव रिजल्ट्स को अचीव करना, ठीक है। तो ये पूरा मेरा मकसद था। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप में से कोई भी ऐसा है जो डाउन फील कर रहा है, डिप्रेस फील कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सिचुएशन को इस तरह से इंटरप्रेट किया, ऐसे लेबल दे दिए हों, ठीक है। लेबल दे रहे होते हैं ना, ये सिचुएशन कितनी खराब है, कितनी बुरी है, वही जिस चीज़ को हो सकता है आप बुरा समझ रहे हो, आपके लिए वो सबसे बेहतरीन हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें। दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, फोकस। हमने तीसरी चीज़ जो है जो आपकी इमोशनल स्टेट को इम्पैक्ट करती है, वो है आपका फोकस। फोकस के बारे में एक चीज़ ये याद रखें कि वॉट एवर यू फोकस ऑन, यू ऑब्जर्व, गेट एंड एक्सपीरियंस मोर। जिस चीज़ पे भी आप फोकस ज़्यादा रखेंगे, जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, वो चीज़ आपको लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी, ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, ज़्यादा आपकी लाइफ में होता है बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद अ सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है। और एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज ये है कि आप क्या करें कि आपके पास 30 सेकंड है, यू हैव 30 सेकंड्स। आपने क्या करना है कि जिस जिस जगह पे भी आप बैठे हैं, जिस कमरे में भी आप बैठे हैं, आपने क्या करना है कि जितनी भी ब्लैक कलर की चीज़ें उनको नोट करना है, ठीक है। मुझे बताना नहीं है, जस्ट नोटिस व्हाट ब्लैक कलर की कितनी चीज़ आपके पास, जस्ट काउंट देम, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो क्या करें, अपने कमरे में इर्द गिर्द देखें और देखें कि आपको कितनी चीज़ें ब्लैक नजर आ रही है, ठीक है। व्हाट इज ब्लैक, कितनी चीज़ें ब्लैक है, उनको नोटिस करें, डोंट टेल मी, जस्ट नोटिस, ठीक है। ओके, नाउ ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, और मुझे आप बताएं कि आपको एग्जैक्टली कमरे में कितनी चीज़ें ब्लू नजर आई, कमरे में कितनी चीज़ें ब्लू नजर आई। नाउ क्लोज योर आइज वंस अगेन, नाउ क्लोज योर आइज वंस अगेन, दोबारा अपनी आंखें बंद करें। और आंखें बंद करने से पहले, आंखें ना बंद करें, सॉरी, आंखें ना बंद करें, बल्कि आप क्या करें कि अब आप क्या करें, आंखें बंद करने से पहले ये नोटिस करें कि कमरे में कितनी चीज़ें ब्लू हैं, ठीक है। कमरे में कितनी चीज़ें ब्लू हैं, उन पर फोकस करें। दिस टाइम नोट करें कितनी चीज़ें ब्लू हैं, कमरे में कितनी चीज़ें ब्लू हैं। आपके पास 20 सेकेंड है। काउंट द नंबर ऑफ ब्लू थिंग्स इन योर रूम। कितनी चीज़ें ब्लू हैं आपके कमरे में, ब्लू कलर की है। क्लास चल रही है, उनसे की क्लास होती है ना, ये देखो मेरे ख्याल में किसी का ये माइक चल रहा है। अच्छा, ओके, नाउ नाउ टेल मी कि आपने जब पहली बार देखा था, जब मैं आपको कहा था ब्लैक देखने को, तो क्या आपको सब ब्लैक ज्यादा नजर आया था या ब्लू ज्यादा नजर आया था, ठीक है। और जब आपने दूसरी बार ब्लू देखा तो सब आपको ब्लू ज्यादा नजर आया या ब्लैक ज्यादा नजर आया। थोड़ा सा इन दो एक्सरसाइज को कंपेयर करें ना। तो पहली बार आपको क्या है, पहली बार ब्लैक नजर आया, जैसे आप लोग मुझे यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं आपके कमेंट्स, लेकिन क्या दूसरी बार ब्लू ज्यादा नजर आया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से पता क्या चलता है हमें, इस एक्सरसाइज से पता क्या चलता है हमें, इस एक्सरसाइज से हमें पता ये चलता है कि जिस चीज़ पे हमें फोकस करेंगे वो चीज़ हमें नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिस चीज़ हम फोकस ज़्यादा करेंगे नजर आना शुरू हो जाएगी। हम ब्लैक पे फोकस करेंगे हमें ब्लैक नजर आना शुरू हो जाएगा, हम ब्लू पे फोकस करेंगे हमें ब्लू ज़्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा, राइट। और समटाइम क्या होता है कि हम काउंट बढ़ाने के लिए डीप डार्क ब्राउन को भी ब्लैक काउंट कर लेते हैं, जस्ट टू फील गुड अबाउट इट, क्या मुझे भी नजर आ गया, राइट। होता आपने किसी ने ऐसा किया हो। सो इसी तरह से लाइफ में बाद लोगों का फोकस किस चीज़ पे सेट हो जाता है कि उनका फोकस ये सेट हो जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, या मेरे पास लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। मेरे पास क्या नहीं है या मेरे पास लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। और जब उनका फोकस उस चीज़ पे सेट हो जाए तो उनको फिर हर जगह क्या नजर आना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी प्रॉब्लम है, वहाँ भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, या मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब इंसान इस तरह से सोचना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसकी जो इमोशनल स्टेट है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। यही तरह अगर आप
गौर करें कि अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने कोई नई गाड़ी लेने का सोचा हो या नया मोबाइल फ़ोन लेने का सोचा हो, तो जैसे इसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, रिसर्च करना शुरू करते हैं, अचानक क्या होता है कि वही गाड़ी या वही मोबाइल फ़ोन आपको हर जगह नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप देखते हैं रोड पर गाड़ी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है, दोस्त लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो आपने सोचना शुरू किया उस गाड़ी के बारे में तो अचानक जो है लोग रोड पे गाड़ी लेके आ गए क्योंकि आपने सोचा इस तरह से था, या आपने सोचना शुरू किया मोबाइल फ़ोन के बारे में तो लोग अचानक से मोबाइल फ़ोन लेके आ गए? ऐसा तो नहीं है ना? वो मोबाइल फ़ोन पहले भी वहाँ पे था, वो गाड़ी पहले भी वहाँ पे थी, बस फ़र्क इतना था कि आपकी तवज्जो वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, यू आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। तो अगर आपकी तवज्जो जो है वो प्रॉब्लम्स पे होगी तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, हो सकता है आपको लगे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बरक्स अगर आपकी फोकस इस चीज़ पे है कि जी मेरे पास क्या-क्या अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे पास क्या-क्या नेमतें हैं और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास हैं, तो फिर आपका जो माइंडसेट है वो डिफरेंट क्रिएट होगा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें कि इस चीज़ पे गौर करें कि मैं आजकल स्पेशली इस पैंडेमिक में मैं किन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और क्या मैं जिन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ उन पे फोकस करने से क्या मेरा इमोशनल स्टेट बेहतर होगा या खराब होगा। ठीक है, इस चीज़ पे आप ज़रूर सोचें, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप ये देखें, ये बच्चा खड़ा हुआ है, इसकी इमेज आपको गालिबन नज़र आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे। तो ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, अब देखें कितना खुश नज़र आ रहा है इसमें और बिजनेस कर रहा है अपना या छोटी एज में। अब हो सकता है इस बच्चे को देखे तो वो कहे कि यार देखो कैसा बच्चा है और उसके पास देखो बेचारा डिसेबल्ड है और छोटी उम्र में उसको काम भी करना पड़ रहा है और ये है और वो है, राइट। हम उसको हो सकता है हमें से कोई सोच के परेशान हो रहा हो, लेकिन ये बच्चा बड़ा खुश है। ये अपनी डिसेबिलिटी पे, फिजिकल डिसेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहा, बल्कि गालिबन ये फोकस करे कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ देखने वाली है कि हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, या हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि क्या हमारे पास है। ठीक है, क्या हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने दुख हैं, कितनी बीमारियां हैं, कितनी परेशानियां हैं, या हम इस पर फोकस करेंगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने सोल्यूशंस हैं, कितने मौके हैं लाइफ में आगे बढ़ने के, कितनी ब्लेसिंग्स हैं मेरी ज़िंदगी में। जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे उसी हिसाब से आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो डेवलप हो रही होगी। ठीक है, जो चौथा कंपोनेंट है वो जो आपके इमोशनल स्टेट को इम्पैक्ट करता है, वो क्या है, आपकी स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है। ठीक है, जिस तरह हमारे जिस्म की कुछ ज़रूरियात है, जैसे हमें खाना होता है, सफाई का ख्याल रखना होता है, इसी तरह हमारी रूह की भी कुछ ज़रूरियात है। ठीक है, हमें जो है रूह की ग़िज़ा होती है, जो रूह की कुछ नीड्स होती हैं। ठीक है, रूह को हमने ग़िज़ा भी देनी होती है, रूह को जो है वो हमने जो है वो उसको उसकी तज़किया भी करना होता है, उसको साफ भी रखना होता है। ठीक है, तो हमारी जो रूहानी नीड्स हैं उनको भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका हम ख्याल रखें, क्योंकि अगर जो है जब रूहानियत की बात आती है, ज़ाहिर हम बात करते हैं कि जी हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कितना स्ट्रॉन्ग है, हम इबादत में कैसे हैं, अखलाकियात में कैसे हैं, तज़किया हमारा किस तरह से चल रहा है, क्या हमारे अंदर कोई रूहानी बीमारियां तो नहीं है, हसद, बुग़्ज़, जलन, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, राइट। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस एस्पेक्ट पे भी फोकस करें, और जो अल्लाह से ताल्लुक़ है जो उसको हम मजबूत करें, इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जी अल्लाह ताला ने हमें बनाया, एक मकसद के तहत बनाया, क्या हम उस मकसद को सही से सर्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, तो अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करें ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो भी सही से फुलफिल हो और आप भी इमोशनली ज़्यादा बेहतर तरीके से फील कर सकें। जैसे अल्लाह ताला के कुरान में कहता है ना कि जो है अल्लाह ताला के जिक्र से इंसान को जो है वो इत्मीनान नसीब होता है, सुकून नसीब होता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो अगर आप इन चारों चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, यानी आपकी फिजियोलॉजी परफेक्ट है, पॉजिटिव आपने बॉडी पोस्चर मेंटेन किया हुआ है, आप गूगल पे जाएं सर्च करें पॉजिटिव या पावर बॉडी पोस्चर्स क्या होते हैं, यू विल गेट लॉट्स ऑफ एग्जांपल। तो कोशिश करें कि आप उनको मेंटेन रखें। ठीक है, फिर आपने जो है वो चीज़ों को मीनिंग आप सही दे रहे हैं, लैंग्वेज आप सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी आपको खाली सेल नहीं कर रहा कि पॉजिटिव हर चीज़ को आप ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन को आप इस तरह से इंटरप्रेट करें, उसको वो मीनिंग दें कि वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने पे एम्पावर करे, इंकरेज करे, ना कि डिस्करेज करे या डिप्रेस करे। ये समझने वाली बात है। एक तरह आपने फोकस सही चीज़ों पे किया हुआ है कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, मेरे पास क्या ब्लेसिंग्स हैं, तो इंशाल्लाह से आपका जो इमोशनल स्टेट है वो अच्छा होगा। और जो लास्ट चीज़ मैंने आपको बताई कि आपकी जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं, जो आपकी इबादत है, आपकी जो अखलाकियात हैं, अल्लाह से ताल्लुक है, इन सारी चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे इंशाल्लाह, तो उससे भी आपका जो इमोशनल स्टेट है वो बेहतर होगा। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम और पास काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग थ्रू इट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि साइज ऑफ द प्रॉब्लम। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जो भी उनको सामने चैलेंज हो या प्रॉब्लम हो, वो जितना होता है उससे उसको या तो बहुत बड़ा देखते हैं, एक एक्सट्रीम आपको ये मिलेगी कि उस प्रॉब्लम को जितना होता है उससे बहुत बड़ा देखते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम क्या होती है कि वो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझती। जैसे कोविड की एग्जांपल ले लें, कुछ समझते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं है, कोई बंदा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई बीमारी है ही नहीं, सब फेक है, राइट। और कुछ इसको इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि उनको लगता है कि अब तो बस जिंदगी खत्म हो गई, अगर मुझे कोविड हो गया तो पता नहीं क्या होगा, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसा प्रॉब्लम है उसको उतना ही देखें,
सी द प्रॉब्लम एज इट इज, जितना उसका साइज है ना उसको बढ़ाए ना बहुत कम करे, ठीक है, पहला स्टेप, सी द प्रॉब्लम एज इट इज। देन द नेक्स्ट स्टेप इज, सेकंड स्टेप इज सी द प्रॉब्लम बेटर देन इट इज। यानी क्या मतलब इस बात का कि आप ये देखें कि आप उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, आपका विजन क्या है, आपका कंपेलिंग फ्यूचर अपना क्रिएट करें, ठीक है, कि मैं सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये काम होता है ना लीडर का, मुख्तलिफ मुश्किल सिचुएशन में वो एक विजन देता है, लोगों को सिचुएशन बेहतर दिखाता है ताकि उसकी तरफ बढ़ सके। तो पहला स्टेप ये है कि सी द प्रॉब्लम एज इट इज, जैसी प्रॉब्लम है उसको उतना ही देखें, ना बड़ा करें ना छोटा करें, ठीक है। फिर उससे बेहतर देखें सिचुएशन को कि किस तरह से सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं, आपका विजन क्या है, आपका कंपेलिंग फ्यूचर क्या है जो आपको आगे बढ़ने पे फैसिलिटेट करे। और तीसरा स्टेप है कि फिर जो आपने बेहतर विजन देखा, जो बेहतर सिचुएशन देखी, उसको अचीव करने के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है उस पर आप काम करें, ठीक है। अक्सर औकात लोग क्या करते हैं कि वो उन चीज़ों के बारे में परेशान होना शुरू हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा कर लेते हैं, जितना वो होती है उससे 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, छोटी सी प्रॉब्लम पे लोग इस तरह के स्टेटमेंट पास कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहे होते हैं कि उन चीज़ों के बारे में परेशान हो रहे होते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों के बारे में परेशान हो रहे होते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है, और उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो उनके कंट्रोल में अंदर, उनके कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, कोविड कब खत्म होगा, इसे कब जान छूटेगी, कब लॉकडाउन खत्म होगा, ये इंटायरली मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हाथ में क्या है कि मैं सिचुएशन में रह के किस तरह से जिंदगी को बेहतर कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से ऐसे नए मौके मेरे पास अब आ गए जो पहले नहीं थे, ये मेरे अख्तियार में है ना। तो मैं क्या इस पर फोकस करूँ या मैं बस ये सोचता रहूँ कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा, कोविड कब खत्म होगा। तो जब हम लाइफ में किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं या परेशान होना शुरू हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो फिर हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती है। उसके बरस अगर मैं उस पर फोकस करूँ कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या अख्तियारात है, मेरे पास क्या चॉइसेस है, तो फिर मेरे से क्या होगा कि मेरी लाइफ जो है वो बेहतर होगी। तो दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, उसको समझाने से पहले लेट मी क्विकली शेयर एन एग्जाम्पल विद यू। और वो एग्जाम्पल बेसिकली क्या है कि एग्जाम्पल बेसिकली ये कि फर्ज करें कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आप कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म स्टार्ट इस तरह से होती है कि जो हीरो का बड़ा ज़बरदस्त ज़िंदगी है, ठीक है, हीरो की बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, और फिल्म में आधा घंटा हो गया ज़िंदगी इसकी ज़बरदस्ती है। फिर नेक्स्ट आधा घंटा फिल्म में ये दिखाया गया कि ज़िंदगी और भी ज़बरदस्त हो गई, और भी अच्छी हो गई, ठीक है। और जो रिमेनिंग टाइम था फिल्म का, उसमें भी इसकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती गई, 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 और जो फिल्म का क्लाइमेक्स है ज़िंदगी और बेहतर हो गई और फिल्म ख़त्म हो गई। क्या आप ऐसी फिल्म को एंजॉय करेंगे? क्या आपको मज़ा आएगा? क्या उसे देख के लोग इंस्पायर होंगे? ठीक है। सो आई एम क्वाइट श्योर कि आप ये बोलेंगे नहीं यार ये कैसी फिल्म थी भाई, ये कैसी कहानी है यार, ना इसमें कोई ट्विस्ट है, ना कोई टर्न है, ना कोई चैलेंज है, सब कुछ अच्छे अच्छा होता जा रहा है, ये तो बड़ी अजीब मोनोटोनस सी जिंदगी है, राइट। सो जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लाइफ में फेस करते हैं, वो हमें हेल्प करती हैं आगे ग्रो करने में, ठीक है। वो हमें हेल्प करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने में, अपनी अपनी स्किल्स को शाइन करने में, पॉलिश करने में, उनको इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। वजी भाई, ठीक है जी, sorry for interruption. I would like to request all the participants that I have shared the link of feedback form in the chat section. So please don't forget to give your valuable feedback so that we can maintain the standard of our online session. Thank you so much, Vajee bhai. You can continue. ठीक है, थैंक यू। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि लोग चाहते हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ ले कि प्रॉब्लम ना होना इस चीज़ की निशानी है कि बंदा खबर में है, ठीक है। प्रॉब्लम ना होना इस चीज़ की निशानी है कि बंदा खबर में है। सिर्फ कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ पे लोग वो रहते हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो प्रॉब्लम्स होना ज़िंदगी की अलामत है, ठीक है, प्रॉब्लम्स होना ज़िंदगी की अलामत है। और जब जिस तरह रियल लाइफ में या फिल्म में किसी को कहते हैं बंदा वाकई में हीरो है, तो क्या चीज़ इंसान को हीरो बनाती है, ठीक है। क्या अगर सुपरमैन या स्पाइडरमैन, जो फर्जी हमने कहानियां बनाई हुई हैं, क्या स्पाइडरमैन और सुपरमैन जो है वो घरों में जाके मक्खियां मारे, ठीक है, या कॉकरोच मारे या छिपकलियां मारे, तो क्या उन्हें कोई इतना बड़ा हीरो समझेगा? नहीं समझेगा ना। लोग बोलेंगे यार ये कोई बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, राइट। उनको क्या चीज़ बड़ा बनाती है? उनको ये चीज़ बड़ा बनाती है कि वो बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनके बड़े ओपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्दी ओपोनेंट। तो जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी आपका दिमाग खुलेगा, उतनी आपको ग्रोथ मिलेगी, उतनी आपकी रिफाइनमेंट होगी, ठीक है, उतना ही कोई बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, सही है। तो प्रॉब्लम ये बात ये नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है, बात ये है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम से डील करना चाह रहे हैं। कि आपका प्रॉब्लम ये है कि जी मेरे घर में 2 एसी क्यों नहीं है, ठीक है, मेरे पास ये बड़ी वाली गाड़ी क्यों नहीं है, इज दैट योर प्रॉब्लम? ये आपका प्रॉब्लम ये है यार कि इस माशरे से मैं गुर्बत किस तरह खत्म करूँ, मैं इसमें जो है ना अच्छी ट्रेंड्स कैसे प्रोड्यूस करूँ, आपका प्रॉब्लम ये है।
जैसा आपका प्रॉब्लम होगा वैसी आपकी शख्सियत में निखार आएगा, ठीक है। सो चूज योर प्रॉब्लम्स वाइजली, चूज योर प्रॉब्लम्स वाइजली, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जो है वो हमें नजर में रखना चाहिए अपने। फिर एक और जो गलती अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि पीपल ऑफन सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। अक्सर लोग जो है वो जो है ना बस तसव्वुर में अपने आप को सफर कर रहे होते हैं। अगर मुझे कोविड हो गया तो क्या हो गया, अगर मैं बीमार हो गया और ये हो गया, सीरियस डिजीज हो गई तो क्या हो गया, सही है। तो तसव्वुर ही करते रहते हैं और हकीकत में उनको कभी हो सकता है कोविड हो भी ना, ठीक है। वो तसव्वुर में वो परेशान होते रहते। तो अगर आप में से कोई ये गलती कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि देखिए होता है कि आपका जो ब्रेन है ना, स्पेशली आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो लाश हो रहा है आपका, वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ठीक है। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। आपने हॉरर फिल्म देखी होगी, अब हॉरर फिल्म इंसान देख रहा होता है, तो हॉरर फिल्म देखते में क्या होता है कि उसको डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हॉरर फिल्म देखते हैं तो इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है। भाई डर लगना तो नहीं चाहिए ना, उसको डर क्यों लग रहा है, क्योंकि वो तो सब कुछ फेक है, आपको पता है, कॉन्शियसली आपको पता है कि जी सब बकवास है, हीरो है, ये सब सेटअप है, इसमें कोई भी एक्टिंग कर रहे हैं सब, राइट। उसके बावजूद जो है आप डर फील कर रहे होते हैं। क्यों डर फील कर रहे होते हैं, इसका रीजन ये है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। तो जब आप इमेजिनेशन में तसव्वुर नेगेटिव चीजें करेंगे, आप ये तो करते हैं अगर ये हो गया गलत तो क्या होगा, अगर वो गलत हो गया तो क्या होगा, अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, तो आपकी बॉडी वही चीज एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगी, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम भी उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रेस इंसान की लाइफ में होता है उसका इम्यून सिस्टम उस हिसाब से सप्रेस हो रहा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अपनी अपनी सोच पे ना इंसान को क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने चाहिए जो पहरा दें कि भाई मेरे दिमाग में कोई ऐसी थॉट्स तो नहीं आ रही, कोई इस तरह की चीजें मैं इमेजिनेशन तो नहीं कर रहा। और जैसे ही आपको एहसास हो कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो फौरन क्या करें, स्विच दैट एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। गिव देम डिफरेंट पॉजिटिव मीनिंग, जिससे क्या होगा कि आपकी जो जिंदगी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ चीजें जो मैं चाहूंगा कि आप अवॉइड करें, स्पेशली कोविड के हवाले से, अगर ये आप अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। पहली चीज ये कि खबरें बार बार सुनना, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे खबरें शेयर करना, रिसीव करना अपडेट्स कोविड के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। मैं समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है करना कोविड के दौरान भी, इसके बाद भी, वो है जंक डिस्टेंसिंग, ठीक है। हम अपने आप को जंक से दूर रखें, चाहे वो जंक न्यूज़ हो, जंक फूड हो, जंक बिलीफ्स हो, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होता है। कहते हैं ना जंक इन जंक आउट। तो अपने दिमाग में अगर आप खुराफात और नेगेटिव थॉट्स ही डालते रहेंगे बार बार, तो क्या होता जाएगा कि जिस तरह इंसान का गलत खाना खाने से उसका पेट खराब हो जाता है, इस तरह अगर वो गलत ख्यालात, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव न्यूज़ बार बार दिमाग में डालेगा तो क्या होगा, उसका इमोशनल स्टेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अवॉइड लिसनिंग टू न्यूज़ फ्रीक्वेंटली, फोकस प्रॉब्लम्स पे ना करें, फोकस सॉल्यूशंस पे करें। और इस लॉकडाउन के दौरान अपने कोई नेगेटिव पैटर्न्स डेवलप ना करें, ठीक है। नेगेटिव पैटर्न से क्या मुराद है कि अपनी किस तरह की आदत डेवलप ना कर लें, टाइम ज़ाया करना, रूटीन खराब करना एंड सो ऑन। इस पर नजर रखें कि अगर ये पैटर्न बन गया तो फिर बाद में भी कंटिन्यू करेगा। इसकी जगह आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, वो है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज यू हैव, ठीक है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, इस सिचुएशन में रहते हुए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इन चीज़ों को आप नोट कर लें, क्योंकि पास टाइम लिमिटेड है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये चीज़ मैं आपसे करवाऊँ फिजिकली इस साथ बैठ के, लेकिन आप इन चीज़ों को नोट कर लें और सेशन खत्म होते ही प्लीज़ इन पर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। तो आपने रिफ्लेक्ट ये करना है कि इस सिचुएशन में रहते हुए, जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, मैं हूँ, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन फॉलोइंग एरियाज को लेके, ठीक है। तो नंबर 1, व्हेन इट कम्स टू कनेक्शन विद अल्लाह या स्पिरिचुअलिटी, होता है डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हैं यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हो सकता है पहले आप चाह रहे हो कि जी मैं कुरान पढ़ूँ, तर्जुमा के साथ पढ़ूँ, नवाफिल पढ़ूँ, तहज्जुद पढ़ूँ। हो सकता है पहले आपका शेड्यूल ऐसा हो कि आपके लिए पॉसिबल ना हो, बट नाउ यू हैव दोज अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको मौका नहीं मिला है, जिन्होंने फोकस नहीं किया इस चीज़ पे कि उन्होंने कुरान को कभी तर्जुमे से पढ़े समझे, ठीक है। बहुत से शायद ऐसे लोग हों, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, इबादत के हवाले से और दीगर हवालों से। इसके आप क्या करें कि कम से कम 3-4 अपनी अपॉर्चुनिटीज लिखें इस एरिया को लेके, क्या आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे जंप कर जाए, दैट इज फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। कि अपनी फैमिली लाइफ को, रिलेशनशिप को मैं किस तरह बेहतर बना सकता हूँ करंट सिचुएशन में रहते हुए, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप ज़्यादा टाइम इनके साथ खेल सकते हैं, बच्चों के साथ, बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्पाउस के साथ, ठीक है, उनको पढ़ा सकते हैं, उनको कोई अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं एंड सो ऑन। उस वजह से आप 3-4 काम जरूर आइडेंटिफाई करें, आप क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, ठीक है। फिर इसी तरह पर्सनल डेवलपमेंट कि अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए आप क्या कोर्सेज कर सकते हैं, क्या बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो होता है कि अब बहुत लोगों जिनका बिजनेस सफर कर रहा हो, उनके पास जॉब किसी की खत्म हो गई हो, तो अगेन ये लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी मर्द और खवातीन को जानता हूँ जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो घर से बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और जो है कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 70,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख 1.5 लाख, इससे भी ज्यादा कमा रहा है। घर से बैठ कर उन्होंने इस तरह की चीजें सीख ली है।
सो द थिंग इज कि एक चीज हमें कोविड से समझ में आती है कि यू नीड टू डाइवर्सिफाई, आप एक बिजनेस पे रिलाय ना करें, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2-3 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, मेरा अगर मैं ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो उसको किस तरह से मॉडिफाई करके अपनी फाइनेंसेस को बेहतर कर सकता हूँ। इसी तरह हेल्थ के वाले से आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, इन कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी है, माशरे में आप किस तरह से अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, उस वाले आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो लोगों को जो राशन की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, फोन करके उनका स्ट्रेस बांट लें, गम बांट लें, राइट राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्ले अ पॉजिटिव रोल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, इस तरह ओवरऑल रूटीन के वाले से आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। पहले होता है आपके पास, आप रूटीन बदलना चाह रहे हो तो आपको ये होगी कि मैं कैसे रूटीन बदलूं, मेरा ऑफिस का काम ये है वो है। नाउ यू हैव दोस अपॉर्चुनिटीज कि आप जो है वो अपनी रूटीन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले से आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। प्लस इसके अलावा दीगर जो आपकी लाइफ में एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप जरूर गौर करें। तो इस तरह आप क्या करें कि एक एक एस्पेक्ट को लेते जाएं और साथ साथ क्या करें कि आप आइडेंटिफाई करते जाएं मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एंड देन यू कैन स्टार्ट फोकसिंग एंड वर्किंग ऑन देम। जो लास्ट चीज है इस स्लाइड में वो ये है कि ना सिर्फ हम इन अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें बल्कि हम ये भी देखें कि मैंने इनसे क्या लेसन सीखा है इस पूरी सूरत हाल से, पैंडेमिक से मैंने क्या लेसन लर्न किए हैं इन मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को लेकर। ठीक है, सो आई एम क्वाइट श्योर कि हमें आपने सब ने बहुत सारे लेसन लर्न किए होंगे। ठीक है, और जब बात बिजनेस की आती है तो हो सकता है किसी ने ये लेसन लर्न किया हो यार कि यू नीड टू हैव डाइवर्सिफाइड इनकम चैनल्स, कोई एक बिजनेस पे मुझे रिलाई नहीं करना। ठीक है, किसी को ये ख्याल आया कि यार मेरी प्रायोरिटीज कितनी गलत थी, सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, सेहत ना हो तो देखो कितना प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, किसी को शायद ये ख्याल है कि यार देखो इस जितने मैं भैया टाउन में बंगले बना रहा हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ, ये तो यहीं रह जाएगा जैसे मैं मरूंगा, तो मेरे लिए असल तो फोकस है वो तो आखिरत है, राइट। तो देयर कुड बी लॉट्स ऑफ लेसन्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। तो व्हाट आर दोज लेसन्स, उनको लिखें क्योंकि ये जो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये ज़ाया ना हो जाए और इसको आप इससे आप आगे जो है फायदा उठा सके। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि यू आर नॉट योर पैटर्न, यू आर नॉट योर पैटर्न, यू आर नॉट योर बिहेवियर। ठीक है, यू आर नॉट योर बिहेवियर, इसका क्या मतलब है कि बाद लोग क्या करते हैं कि उनकी कुछ बुरी आदत डेवलप हो जाती है, कुछ अनवांटेड अनडिजायर्ड हैबिट्स या पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा लेट जाता है कहीं पे, ठीक है, चीज़ों को डिले करता है मिसाल के तौर पे, तो बजाय इसके कि उसको एज अ पैटर्न आइडेंटिफाई करे, वो उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा समझते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल बजाय ये कहने कि जी मैं लेट हो जाता हूँ, मैं लेट हुआ हूँ, वो ये कहते हैं कि जी मैं लेट लतीफ़ हूँ। ठीक है, वो अपने आप को इस तरह की आइडेंटिटीज दे देते हैं। तो ये याद रखें कि आप अलग हैं, आपकी आदतें अलग है। ठीक है, ये साथ नहीं है, ये वक्ती तौर पे साथ जरूर है, लेकिन आप जब चाहे इनको मेहनत करके बदल सकते हैं। सही है, लेकिन अगर आपने गलती है कि जैसे अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जी मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, आपने देखा होगा लोग अपने आप को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर किसी ने अपने आइडेंटिटी बना ली कि जी मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा लोगों के साथ बाहर निकलना, ठीक है, घुलना मिलना, क्योंकि उस पर जस्टिफिकेशन होगी क्या मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो वजह ये कहने की कि जी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए आई प्रेफर टू स्पेंड टाइम अलोन समटाइम्स, आई प्रेफर, दैट्स योर प्रेफरेंस, दैट्स योर पैटर्न, बट दैट डजंट डिफाइन यू एज अ पर्सन। ठीक है, तो अपने पैटर्न में यानी अपने बिहेवियर में और अपनी शख्सियत में, अपनी आइडेंटिटी में फ़र्क करना सीखें, अदरवाइज वो चीज़ आपको लिमिट कर सकती है। हम अपने आप को भी गलत किस्म की आइडेंटिटीज और लेबल्स दे रहे होते हैं, हम अपने बच्चों के साथ ये काम कर रहे होते हैं, तुम बहुत जो है नखरीले हो, शर्मीले हो, डरपोक हो और पता नहीं क्या क्या, इसकी वजह से उनकी शख्सियत पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर नोट करने से ख्याल रखें कि आप कभी भी अपने आप को इस तरह की आइडेंटिटीज़ ना दें, अपने पैटर्न्स को अपनी आइडेंटिटी ना बना लें, क्योंकि आप पैटर्न बदल सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप जरूर याद रखें। नंबर 1, हैप्पीनेस इज अ हैबिट, सो इज जॉय, फियर एंड एंगर। हैप्पीनेस ना सिर्फ एक इमोशन है बल्कि एक हैबिट है। ठीक है, जो बंदा खुश होना जानता है, जिसका खुश होना एक हैबिचुअली उसका एक उसका एक पैटर्न है, तो हर हाल में खुश रहेगा। ठीक है, और जिसको गुस्सा आ रहा है, आपके ख्याल में जिस बंदे को अभी कोविड की वजह से परेशान है, वो सिर्फ कोविड में ही परेशान रहेगा आपके ख्याल में? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अभी कोविड की वजह से परेशान है, कल वो किसी इकोनॉमी की वजह से परेशान होगा, परसों फैमिली की वजह से परेशान होगा, क्योंकि परेशान होना उसका क्या हो गया, एक पैटर्न डेवलप हो गया, उसकी एक हैबिट बन गई है। सो इस चीज़ को ज़रूर समझें। ठीक है, आपने अगर इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई हैबिट बन गई है, ये जो आपका ज़्यादातर टाइम जो गुजरता है फियर में गुजरता है, एंगर में गुजरता है, डिप्रेशन में गुजरता है, जस्ट रियलाइज इट्स अ हैबिट दैट यू कैन चेंज। और किस तरह से उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए यू नीड टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस। किस किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किस चीज़ से आपको एनर्जी मिलती है, किस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करें ताकि वो आपका एक हैबिचुअल जो है वो पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं क्विकली आपको एक एक्सरसाइज सजेस्ट कर रहा हूँ। आप क्या करें कि क्लोज योर आइज, इट विल जस्ट टेक 1 मिनट, अपनी आंखें बंद करें
डू इट विद मी, सही है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करते जाएं। तो अपनी आंखें बंद करें एंड देन टेक अ कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स। सो इनहेल, थोड़ी देर होल्ड करें एंड देन एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ व्हाइल रिलैक्सिंग योर बॉडी। ठीक है, एक्सहेल करें, फिर इनहेल, होल्ड इट फॉर अ व्हाइल एंड देन एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ व्हाइल रिलैक्सिंग योर बॉडी। मैं अपनी आंखें बंद करते हुए मैं चाहूँगा कि अपनी माजी का कोई ऐसा वाक़या याद करें जिसमें बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, कोई ऐसा वाक़या याद करें जिसमें बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही खुशगवार वाक़या जिसके बारे में जब भी आप उसको सोचते हो यू फील रियली गुड, रियली पॉजिटिव, और उसको याद करें और क्या करें, उसको रिलीव करें। तो स्टेप इनटू दैट मेमोरी। ठीक है, स्टेप इनटू दैट मेमोरी एंड देख सको आप क्या देख रहे थे, सुने सको आप क्या सुन रहे थे, महसूस करें सको आप क्या महसूस कर रहे थे, एज क्लियरली एज विविडली एज पॉसिबल। और जो भी चीज़ आप उसको देख रहे थे उसको सही से विजुलाइज करें, नोटिस करें तो क्या हो रहा था, आप क्या सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, और जो भी आपको नजर आ रहा है मेक इट बिगर एंड ब्राइटर, मेक इट मोर कलरफुल। और जो आवाज़ अगर आपको आ रही है तो उसकी जो आवाज़ है वो बढ़ा दें, इंक्रीज द वॉल्यूम। और अगर आपकी कोई फीलिंग है तो यू नो जो फीलिंग सेंसेशन आपको बॉडी में फील हो रही है, तो स्पिन देम फास्टर एंड फास्टर, मेक फास्टर एंड फास्टर, मूव देम फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर। जो इमेजेस को बड़ा करते जाए, साइज बड़ा करते जाए, मेक इट मोर कलरफुल। और जो आवाज़ें हमको बढ़ाते जाए, उनके वॉल्यूम को बढ़ाते जाए, और साथ साथ जो फीलिंग्स हैं वो अपनी बॉडी में जो है ना मल्टीप्लाई करते जाए, उनको बढ़ाते जाए। स्पिन देम फास्टर एंड फास्टर, मूव देम फास्टर एंड फास्टर, फास्टर एंड फास्टर, फास्टर एंड फास्टर, फास्टर एंड फास्टर, फास्टर एंड फास्टर। And then when you're done, simply open your eyes and type in the chat box how do you feel. Comments में जो लोग Facebook पे देख रहे हैं वो टाइप करें how do you feel when you do that, how is your experience. So जिन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम क्वाइट श्योर कि उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई और उन्होंने जो है वो हैप्पी फील करना शुरू कर दिया होगा, खुशगवार फील करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, इज अ वेरी सिंपल टेक्निक जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें, कोई ऐसे 5 6 7 8 वाक़या याद कर लें जिसमें बहुत ज़्यादा खुश थे, यू वेरी जॉय, यू नो जॉयफुल, आप प्लेफुल थे। ठीक है, अच्छी स्टेट जितनी भी हो सकती हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, और क्या करें बार बार उनको अपने दिमाग में लाते रहें, उनको एक्सपीरियंस करते रहें, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो क्या होगा, वो जो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है वो क्या होती जाएगी, स्टैक होती जाएगी, स्टैक होती जाएगी, स्टैक होती जाएगी, स्टैक होती जाएगी, और क्या होता जाएगा, आप एक बेहतर फील करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से फील करना आपकी जो है हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड, दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का शामिल हिस्सा बना लें। साइंटिफिकली प्रूवन और रिलीजियस पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को माफ़ करना सीखें और जो अपनी ब्लेसिंग्स को डेली काउंट करें। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को एक प्राइमिंग आवर सेट कर सकते हैं। प्राइमिंग से क्या मुराद है कि अपने आप को एक अच्छी स्टेट में लाने के लिए कुछ आप एक्टिविटीज़ करें। दिन का कोई एक हिस्सा मुख्तस कर लें, आइडियली दिन का शुरू का हिस्सा जब आप उठते हैं अपनी इबादत से फारिग होकर, आप जो अपने लिए आधा घंटा रखें जिसमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, आप जो है वो मेडिटेशन करें, आप जो है वो अपना देखिए कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें जिनके वजह से मैं खुश हो सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या नेमतें हैं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करें। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा कि आपका दिन का एक अच्छा आगाज़ होगा। साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज को उसमें शामिल कर लें तो इससे आपको हेल्प मिलेगी एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को रखने में, और ज़्यादा अच्छा फील कर पाएंगे। ठीक है, मदिया रेहान, आपको मैंने कमेंट देख रहा हूँ, तो आप क्या करें कि डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद इंशाल्लाह इसको आप करेंगी तो ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगी और इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अच्छा लास्ट के 1-2 पॉइंट्स के बाद मेरा सेशन अख्ताम हो रहा है। वो पॉइंट बेसिकली ये है कि अगर ये जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है, खूबसूरत सी गाड़ी है, बहुत ही एडवांस मॉडर्न लुकिंग गाड़ी नजर दिख रही है ये, अगर ये गाड़ी मैं किसी ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ा दूँ जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती हो, ठीक है, मैं किसी ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ा दूँ जो छोटा बच्चा हो या उसको गाड़ी बिल्कुल चलाना नहीं होती, आपके ख्याल में गाड़ी के साथ क्या करेगा? क्या इस गाड़ी के साथ वो जस्टिस कर पाएगा या इस गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा अगर मैं किसी अनाड़ी के हाथ में, किसी ऐसे बंदे के हाथ में गाड़ी दे दूं जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है, और उसको चलाना शुरू कर दे तो क्या होगा? सो यू वुड एग्री कि वो जो है ज़ाहिर है कहीं मार देगा, गाड़ी का नुकसान कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा। ठीक है, इस गाड़ी से सीधा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा इन वर्स्ट केस, इन द लीस्ट आप कह लें कि केस के गाड़ी से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, इन वर्स्ट केस हो जाके एक्सीडेंट कर देगा। ठीक है, तो कसूर किसका हुआ, गाड़ी का हुआ या ड्राइवर का हुआ? कसूर किसका हुआ, गाड़ी का हुआ या ड्राइवर का? राइट, इसमें गाड़ी का तो कसूर नहीं है ना भाई, चलाने वाले ने इसको सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो कैसे सही से चलाएगा, कैसे उससे फ़ायदा लेगा? राइट, सो मैं इस पॉइंट से क्या समझाना चाह रहा हूँ, बात में ये समझाना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनको
अपने मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो पता है, उनको ये पता है कि आईफ़ोन कैसे चलता है, आईओएस पे क्या सीन है, एंड्रॉयड में क्या होता है, कैसे मैनेज करना है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम को सब पता है। लेकिन उनका अपना दिमाग कैसे काम करता है, माइंडसेट कैसे काम करता है, उनके बिहेवियर किस तरह फॉर्म होते हैं, उनको किस तरह तब्दील किया जाता है, अपनी हैबिट्स को किस तरह से डेवलप किया जाता है, उस पर वो तवज्जो नहीं दे पाते। और अल्लाह ताला ने जो इतना एक कीमती आपको असासा दिया है, जो आपका दिमाग है, इतना पावरफुल ये मशीन है, ऐसा ज़बरदस्त आप काम ले सकते हैं, तो आप उससे सही से काम ही नहीं ले पाते, क्योंकि आपने उसको सही से सीखा ही नहीं, इसको समझा ही नहीं, इसको ये सब कभी दुख इस बात पे गौर ही नहीं किया कि उसको किस तरह से कंट्रोल करके रीप्रोग्राम करना है। ठीक है, तो आप में से वो लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, इसको सीखा है, तो वो तो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, ज़ाहिर है उससे फिर भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, जैसे हमने गाड़ी की एग्जाम्पल से सीखा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा पार्टिंग नोट है जिसमें मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा, कि प्लीज़ टेक योर टाइम आउट, अपना टाइम निकालें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम पढ़ें, बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पे जाएँ, कोर्सेज करें और सीखें कि जो हमारा माइंड अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त हमें ये जो हमें रिसोर्स दी है, इसको हम किस तरह अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। So on that note, I would like to conclude today's training. यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, मेरी वेबसाइट है, मेरा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे मैं सेशंस करते रहता हूँ फ्री, या मेरी ट्रेनिंग के हवाले से डिटेल्स हैं यहाँ पे, तो आप जाके इससे ले सकते हैं और इससे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। इसके अलावा कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई सवाल है, अतीब भाई, अगर कोई किसी का सवाल है तो उसे शेयर कर दें, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन। तो क्या किसी के पास कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा अपना ही एक क्वेश्चन है। वजीब भाई, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव जो है वो खबरें भी हमने बहुत सारी सुनी, बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज भी जो है ना वो हमने इस पूरे अरसे के अंदर जो है सुनी भी, किसी पे यकीन भी किया, किसी के बारे में हम जो है बिल्कुल डगमगाते भी रहे। इस पेंडेमिक के बाद या इस पेंडेमिक का जो अब अल्लाह से दुआ है कि एक इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस पेंडेमिक के बाद हम अपने नॉर्मल रूटीन पे, या वो मरीज़ जो इस पूरे तकलीफ से या प्रोसेस से गुजरे हैं, उनको कैसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं विद पॉजिटिव माइंडसेट? अडॉप्ट करने से आपकी क्या मुराद है? अडॉप्ट करने से मुराद ये कि जाहिर सी बात है, मरीज़ अपने ऑफिशियल प्लेसेस पे वापस जा रहे हैं या अपनी फैमिलीज़ के अंदर जा रहे हैं, तो लोग उनके साथ कनेक्ट होते हुए बहुत हेजिटेंट हैं, उनके साथ जो है एक कनेक्शन बनाते हुए, उनके साथ किसी भी किस्म का कोई लेन देन करते हुए बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने तो यहाँ तक देखा कि अगर कोई नोट भी जो है ना मरीज़ किसी दूसरे को पकड़ा रहे हैं, तो वो नोट को भी जो है ना 3 दिन के बाद उठा रहे हैं। ये लिटरली मैंने जो है ना एक बिजनेस करने वाले बंदे से ये बात सुनी कि मैंने तो वो नोट भी जो है ना वो 3 दिन बाद उठाया। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, देखिए इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर तो कोई बंदा वाकई में पेशेंट है और उसको इस तरह की इशू है, तो ज़रा उसको तो अवॉइड करना चाहिए, उसको तो फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, ना वो किसी को नोट दे ना ले, ताकि ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर एक बंदा रिकवर हो गया है और उसके बाद लोग इस तरह कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये चीज़ गलत है। तो उस पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने अवेयरनेस हिसाब से बढ़ाएं ना, अपनी अवेयरनेस हिसाब से बढ़ाएं कि जी कोरोना को समझें, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा चल जाती है ना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों चलती हैं? इसलिए कि सच कभी कभार कॉम्प्लेक्स होता है, सच को समझना मुश्किल होता है। ठीक है, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ में नहीं आती। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है बड़ी सिंपल होती है, बेसाजिश है, समझ लो, लोग को मानना चाहते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि लोग जो है साजिशी थ्योरीज को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रूथ इज समटाइम्स कॉम्प्लेक्स, को समझना मुश्किल होता है, समटाइम्स इज नॉट क्लियर, समटाइम्स चीज़ें इतने ग्लोबल लेवल पे हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता, चीज़ों को आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते। तो बजाय इसके कि आप उस अनकंफर्टेबल जोन में जाएं और ट्रूथ को समझने की कोशिश करें, अक्सर लोग क्या करते हैं, दे फाइंड अ इजी वे आउट, एंड दैट इज व्हाट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कि बस ये अज्यूम कर लो कि किसी की साजिश हमें मानना चाहता है और बस फिर दुनिया जो है हमारी आसान हो जाएगी। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि साजिशें नहीं होती, साजिशें भी होती होंगी, बट द थिंग इज के हर चीज़ को बगैर किसी एविडेंस के साजिश समझ देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। तो द थिंग इज के हम जो इस वाले से अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, एक चीज़ को प्लीज समझ लें, वो ये कि देखें ये कोविड जो है ना, ये पोस्ट कोविड कोई चीज़ नहीं है। देखें अगर इसकी वैक्सीन आ भी जाएगी 1 साल बाद, 2 साल बाद, आई डोंट नो, कुछ महीने बाद, तो अव्वल तो सारे लोग वैक्सीन कराएंगे नहीं, और वैक्सीन आने से भी बहुत सी बीमारियां खत्म नहीं होती हैं। आपको पता है फ्लू की वैक्सीन लगती हैं, लोग फिर भी फ्लू हो जाता है। आपको पता है कि जो है एड्स है, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनकी वैक्सीन है भी नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द थिंग इज कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को सीखना पड़ेगा कि हम किस तरह कोविड के साथ रह सकते हैं। जैसे हम फ्लू के साथ जिंदा रहते हैं ना, फ्लू होता है, हमें पता है जी फ्लू हो गया, ठीक है, तो ऐसा से क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी क्योंकि लोगों को एक अनसर्टेन एक चीज़ है, नई चीज़ है, तो थोड़ा सा ऐसे लोग हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा ये कि लोग इसको एक ऐसा बीमारी के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे फ्लू होता है, कोई और बीमारी होती है जो होती है सही हो जाती है, इधर ये भी बीमारी है। हाँ, जिस तरह ये होता है कि फ्लू में बहुत से लोग मर जाते हैं, जैसे अमेरिका में 60-65 हज़ार लोग
हर साल जो है फ्लू से भी मर जाते हैं, तो अभी भी लोग तो मरेंगे, लेकिन ये इतनी सीरियस नहीं रहेगी, लोगों में इतना डर नहीं रहेगा वक्त के साथ साथ। आहिस्ता 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 क्या होगा, इसका डर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अपनी अवेयरनेस इस हिसाब से बढ़ा है, मैं ये कहूँगा। अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट के देख रहा था कि जितने लोग डायग्नोस हुए हैं, एक्चुअली सोसाइटी में से 10 गुना ज़्यादा लोग जो है वो कोविड का शिकार होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर ये रिपोर्ट की बात बता रही है कि 10,000 लोगों को कोविड हुआ है मिसाल के तौर पर कराची में, तो एक्चुअली 10,000 नहीं है, 10,000 इंटू 10 टाइम है वो, दैट कुड बी 10 लाख या से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअली जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कितने लोग मरते हैं कोविड से, वो बहुत कम है, यानी कि 1% से भी कम हो गया ना, तो 0.000 समथिंग हो गया। अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख लोगों को कोविड है और मर रहे हैं मिसाल के तौर पे चंद 100 लोग या चंद हज़ार लोग, तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। तो वक्त के साथ साथ जब लोगों को चीज़ की रियलाइजेशन होगी, तो और वक्त के साथ तो क्या होगा, थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएंगे और इंशाल्लाह इस हिसाब से फिर इशूज़ नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम सवाल अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, और जो है वो अल्लाह पे तवक्कल करें, इंशाल्लाह इस तरह के इशूज़ नहीं होंगे। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन समवन। बहुत बहुत शुक्रिया वजी भाई, जज़ाकल्लाह आपने खैर। वक्त निकाला, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो जूम पर मौजूद हैं, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस वक्त फेसबुक पर हमें देख रहे हैं। अच्छा, आखिर में बस एक छोटी सी बात मैं कहूँगा और उसके बाद हम रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारा वक्त हो गया है और काफ़ी ज़्यादा हो गया। जी जी। अच्छा, आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो शैतान का जो हथियार है वो 2 हथियार है, एक खौफ है और दूसरा गम है। तो मैं ये समझा हूँ उस पूरे सेशन के अंदर कि इन दोनों चीज़ों से हमको आज़ाद होना है, और कोशिश करनी है कि अपने आप को, अपने माइंड को हम पीस में रखें, नफ्स मुतमइन्ना बनने की कोशिश करें। और बाकी ये है कि ये हतीब साहब ने यहाँ पर एक लिंक शेयर किया है, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि फीडबैक अपना ज़रूर दें। ये सेशन हम करते रहते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे सेशन इस महीने जो हम करते रहेंगे, बल्कि वजी भाई का एक और सेशन है 9 तारीख को, ऐसे ही है वजी भाई, 9 जुलाई को है, और इंशाल्लाह वो NLP की करें, वो आपकी टीम के साथ होगा इंशाल्लाह जी। वो जी वो, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह लाइव भी करेंगे, तो जो लोग फेसबुक देख रहे हैं तो वो इंशाल्लाह उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो जो लोग जिन लोगों ने लिंक पर क्लिक करके फीडबैक दे दिया, वो यहाँ कमेंट सेक्शन पे डन लिख दें, और जो लोग फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, मैंने वहाँ पर भी लिंक शेयर किया है, तो लोग लिंक पर क्लिक करके फीडबैक जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजीब भाई, तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया। बस जज़ाकल्लाह खैर यूसुफ भाई, आपने इनवाइट किया, बाकी लोगों का भी शुक्रिया जो आप जिन्होंने ज्वाइन किया। बस एक कमेंट लास्ट में ऐड करूँगा कि आपने कहा फियर बिल्कुल शैतान का हथियार है, लेकिन फियर उन चीज़ों का जिनसे हमें नहीं डरना चाहिए। लेकिन बहुत से फियर अच्छे होते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला का फियर होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, दोज़ख का फियर होना ज़रूरी है। तो सही चीज़ों से हम डरें, गलत चीज़ों से ना डरें, दैट्स द मेन थिंग। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग, एंड आई होप पीपल फाउंड इट बेनिफिशियल, एंड इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी सबसे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।